ये किन्नर जो हम देखते हैं जो शादियों में आते हैं, ये पैदा किसको होता है? जो बेबीज रिप्रोडक्शन से पैदा होते हैं, दे कैन हैपन ओनली टू नॉर्मल कपल. सो मेल स्पर्म विल डिसाइड वेदर अ बॉय और अ गर्ल विल बी बॉर्न. तो उनको ऐसे लगता है कि वो फीमेल है. मैस्टरबेशन हेल्दी है क्या? कंट्रोल्ड मैस्टरबेशन इज ऑलवेज हेल्दी. बहुत लोग तो ये क्लेम करते हैं कि वो बॉडी वापस उसको एब्जॉर्ब कर लेती है एंड इट सेव्स यू एनर्जी. वो ऊपर सर तक जाता है और आध्यात्म आप अचीव कर लेते द रिप्रोडक्टिव विज्ञान है दैट टेल्स समथिंग डिफरेंट, व्हिच इज एटलीस्ट 4 to 5 times a week. A healthy man should ejaculate. So pornography is bad for our brains also, right? इनफैक्ट आप अगर खजुराहो जाओ तो वहाँ पे जो स्कल्पचर्स हैं उसमें भी हैं. तो फिर ये नेचुरल तरीका हुआ करता था हमारे एंसेस्टर्स का, जस्ट टू कीप द एक्साइटमेंट विद द कपल्स. अनफॉर्चुनेटली दिस हैज टू स्टार्ट एट द लेवल ऑफ द स्कूल. जो प्राइमरी सेक्स एजुकेशन है बहुत सारे स्कूल्स में नहीं होता है. सेक्स एजुकेशन में क्या बताना चाहिए कि सो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सत्यजीत पटनायक, जो कि एक यूरोलॉजिस्ट है और एक एंड्रोलॉजिस्ट है मुंबई बांद्रा में. उनके साथ ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए. चलिए शुरू करते हैं. डॉक्टर सत्यजीत, ये किन्नर जो हम देखते हैं जो शादियों में आते हैं, ये जो ट्रांसजेंडर्स है ये पैदा किसको होता है? मतलब ये आपस में ही सेक्स करके पैदा होते हैं या ये नॉर्मल कपल को पैदा होता है? देखिए, जो बेबीज रिप्रोडक्शन से पैदा होते हैं, इन जनरल दे कैन हैपन ओनली टू नॉर्मल कपल. दे कैन हैपन ओनली टू नॉर्मल कपल. फॉर एग्जाम्पल, जो मेल होता है उसकी जेनेटिक मेकअप अगर हम देखे जाएं तो XY है, एंड फीमेल की जो जेनेटिक मेकअप है वो XX है. करेक्ट. So a man, whenever he ejaculates, there can be a X sperm or a Y sperm, which is जो sperms हैं वो या तो X क्रोमोसोम कैरी कर सकते हैं या फिर Y क्रोमोसोम. फीमेल एग में सिर्फ X क्रोमोसोम है. So male sperm will decide whether a boy or a girl will be born. जब फ्यूजन होता है एंड जब एम्ब्रियो बनता है यूट्रस में, that time the embryo passes through different stages. One of the stages of the embryo is organogenesis. Organogenesis. इसका मतलब है कि different body parts develop हो रहे हैं. Reproductive system, हाथ पैर, lungs, heart, सब develop हो रहे हैं. तो during this process there can be some syndromes which are involved, which can result in abnormal sex determination of the child. मतलब वो और में हो सकता है. और डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्सुअल डिफरेंशिएशन, जिसको हम DSD बोलते हैं मेडिकल टर्म में. ओके. तो उसमें क्या हो सकता है कि देयर कैन बी प्राइमरीली 2 मेजर कंडीशंस. माइनर कंडीशंस बहुत सारे हैं, बट मेजर कंडीशंस में देयर कैन बी अ कंडीशन विच इज़ कॉल्ड एज एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम, विच इज़ जो बच्चा है वो जेनेटिकली XY है, मतलब मेल चाइल्ड है, बट जो एंड्रोजन मतलब जो मर्दानगी प्रोड्यूस करने वाले हार्मोन्स है जैसे कि टेस्टोस्टेरोन है, दैट इज नॉट एक्टिंग अपॉन द चाइल्ड. बच्चे पे एक्ट नहीं हो रहा है, काम नहीं कर रहा है. सो दैट कैन कॉज द चाइल्ड विच इज बॉर्न टू लुक लाइक अ फीमेल, बट जेनेटिकली वो बच्चा जो है मेल है. तो ऐसे पेट में ही हो रहा है. लेकिन ये क्यों नहीं ट्रांसफर हो रहा है बच्चे में? बिकॉज ऑफ एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी. माँ को या तो टेस्टोस्टेरोन जो है बच्चे के अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज टू लो, और द सेंसिटिविटी ऑफ द रिसेप्टर्स इज लेस टू टेस्टोस्टेरोन. दैट्स द रीजन वाई जो जेनाइटल्स है दे में रिजेंबल अ फीमेल. जो पीनस है उसकी लंबाई छोटी रह जाएगी. दैट में लुक लाइक अ क्लाइटोरिस. वो क्लाइटोरिस जैसा दिख सकता है जो एक फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन है. देन द स्क्रोटल फोल्ड जिसमें टेस्टिस रहने चाहिए वो एम्प्टी रहेंगे, तो वजाइना जैसे दिख सकता है. टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन में अरेस्ट हो गए. मेल चाइल्ड जब मम्मी के पेट में रहता है, दैट टाइम जो है वो टेस्टिस उसके पेट में एब्डोमिनल कैविटी में रहती है. पेट के अंदर जस्ट 7 to 8 weeks बिफोर बर्थ, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस की वजह से, और एक कॉर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे हम गुबेरनाकुलम बोलते हैं. तो टेस्टिस जो है एक कनाल से नीचे उतर के स्क्रोटम में बाहर आ जाते हैं. हाँ. सो दैट प्रोसेस इज अरेस्टेड. वो होता ही नहीं. यस, होता ही नहीं है. और इसके वजह से ही जो ट्रांसजेंडर्स या हिजड़े ऐसा पैदा होता है. यस, ऐसे हो सकते हैं. एंड द टोटल बॉडी हेयर डिस्ट्रीब्यूशन विल बी लेस. बॉडी पे हेयर लेस रहेगा बिकॉज ऑफ लेस टेस्टोस्टेरोन. दाढ़ी मूछ नहीं आएगी. एंड द वॉइस विल बी अ वेरी हाई पिच्ड वॉइस रिजेंबलिंग अ फीमेल. And the testes will be not descended, so they will not function properly. So ऐसे जो बच्चे हैं they are raised as girls. अगर मदर ने जेनाइटल्स को मतलब प्राइवेट पार्ट्स को बराबर से देखा नहीं, मतलब उसको गर्ल के जैसे ही ब्रॉट अप किया है, देन व्हेन द गर्ल रीचेस प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी आती है, दैट टाइम द मेंस्ट्रुएशन विल बी एब्सेंट. 16-17 नहीं,
16, 17, 18 सालों तक पीरियड्स नहीं आएंगे, पीरियड्स आएंगे ही नहीं. देन दे विल गो टू द डॉक्टर. या दाढ़ी मूंछ आएगी नहीं. और उनके बाकी अंग डेवलप, बाकी अंग देयर में भी abnormal fat distribution in the body resembling a female. थोड़ा सा चेस्ट फैट हो सकता है जिसे they may be considering as small breasts. हाँ. जब भी हार्मोनल स्टडी होती है the picture is clear. फिर उसके बाद जब ये सोनोग्राफी होती है that time the uterus and the ovaries which are the female reproductive organs वो मिसिंग है. atrophic testes जो है वो पेट में या फिर inguinal canal में दिख सकते हैं. लेकिन ये ऑपरेशन से ठीक नहीं किया जा सकता. So these children generally the parents they want to raise them as girl children. इनको लड़की जैसे ही उनको रेज करना पसंद है because बचपन से वो बच्चे को वही बोला गया है कि आप गर्ल हो. सडनली अगर उनको वो न्यूज़ ब्रेक करोगे दैट जेनेटिकली आप बॉय थे बट कुछ ऑर्गन्स अंडर डेवलप होने की वजह से यू आर बीइंग रेज्ड एज अ गर्ल एंड देन इट मे बी शॉकिंग टू देम. So this news needs to be told to them in a very mild way. Proper counseling is done with the help of a proper child counselor. लेकिन ये सिर्फ लड़कों के केस में होता है कि लड़कियों के केस में भी होता है कि लड़कियों के केस में भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल एक फीमेल की जो जेनेटिक इमेज है दैट इज XX और अ जीनोटाइप ऑफ अ फीमेल इज XX. बट सम कंडीशंस कैन हैपन व्हिच इज सच एज कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया और CAH. इसमें क्या होता है कि जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं जो किडनी के ऊपरी हिस्से में रहते हैं दे स्टार्ट ग्रोइंग एट अ रैपिड रेट एंड दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर हॉर्मोन्स विच में प्रोड्यूस अ कंडीशन कॉल्ड वायरलाइजेशन या फिर मैस्कुलिनाइजेशन ऑफ द फीमेल चाइल्ड. तो ये बच्ची जब पैदा होगी द क्लाइटोरिस विल बी हाइपरट्रॉफिड. ये एक पीनिस जैसा दिख सकता है. द वजाइना विल बी देयर बट मोस्टली इट विल बी अ ब्लाइंड कैविटी. यूट्रस में बी अट्रोफिक. ओवरीज जो है अंडर डेवलप्ड हो सकते हैं. तो इन्हें भी पीरियड्स नहीं होगा. इन्हें भी पीरियड्स नहीं होगा या फिर हो सकता है स्कैंटी पीरियड्स हो सकते हैं बहुत कम थोड़ा हो सकते हैं बट द जेनिटल्स आर नॉट वेल डेवलप्ड. लड़कियां बड़ी होने के बाद जो है वॉइस में क्रैकिंग आ सकती है. दाढ़ी मूंछ आ सकते हैं. बॉडी हेयर हो सकता है बट इवेंचुअली पता चल जाएगा बिकॉज द यूरिनरी पैसेज विल बी अबनॉर्मल. इसका मतलब आप कह रहे हैं कि दो तरीके के किन्नर होते हैं. एक ऐसा किन्नर होता है जो अंदर से आदमी होता है लेकिन दिखता औरत है. yes. और दूसरा होता है अंदर से औरत दिखता आदमी yes. है. तो ये दो तरीके हुए. yes. these are the natural ones. नेचुरल yes. मतलब पैदाइशी किन्नर बोले yes. आप. लेकिन दूसरी बात मैं ये पूछना चाहूँगा इन्हें खुद को मालूम पड़ता है जब ये जवान होते हैं. yes. प्यूबरिटी में समझ आए. बचपन में उन्हें खुद ही नहीं मालूम होता है कि हम किन्नर हैं. yes. और बाकियों को भी नहीं समझता. बट दीज थिंग्स आर लेस नाउअडेज. आजकल ये सब चीज़ें जो हैं वो कम दिखती हैं बिकॉज प्री डिलीवरी इटसेल्फ जो एंटीनेटल चेकअप होता है गायनेकोलॉजिस्ट के पास उसमें जो मैंडेटरी सोनोग्राफीज होते हैं उसमें हम चाइल्ड में कोई अनोमलीज है तो डिटेक्ट कर सकते हैं पहले ही. ये कौन से महीने में होता है प्रेगनेंसी के? सो मिनिमम 3 सोनोग्राफीज आर ऑलवेज डन. 3 सोनोग्राफी तो होते ही हैं. जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक, पहले 3 महीने में एक, सेकंड 3 महीने में एक और आखिरी 3 महीने में एक सोनोग्राफी तो होती ही है गायनेकोलॉजिस्ट के पास. समझता है कि वो किन्नर होने वाला है आपके अंदर का बच्चा. इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इटसेल्फ वी कैन मेक आउट. तो उस तीसरे महीने के एंड में तीसरे महीने में समझने के बाद आप अबॉर्शन कर सकते हैं. दैट इज अप टू द पेरेंट्स. दैट इज अप टू द पेरेंट्स. या फिर उसको ठीक भी किया जा सकता है पैदा होने के बाद. ऐसा भी कोई सिस्टम है ऑपरेशन करके? See, all those things, they are less nowadays because of pre-marital genetic testing and genetic counseling. अच्छा. पहले ही शादी से पहले every couple before they get married, fortunately they are coming for pre-marital genetic testing और genetic counseling होती है जिसमें हम family history लेते हैं. फैमिली में मदर साइड फादर साइड अगर फैमिली में कोई abnormal child है तो उसकी हिस्ट्री ली जाती है कोई एंड देन प्राइवेट पार्ट्स एग्जामिनेशन होती है फ्रॉम द गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम द फीमेल साइड एंड द एंड्रोलॉजिस्ट फ्रॉम द मेल साइड. कपल आजकल मुंबई में आपके पास आ रहे हैं एंड वी आल्सो डू अ कंप्लीट हार्मोनल प्रोफाइल. उसमें फीमेल्स में बहुत सारे हार्मोन्स हम चेक करते हैं जो फेमिनाइजिंग हार्मोन्स है जैसे कि एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन और रिप्रोडक्टिव हार्मोन जैसे कि LH-FSH. माँ बन सकती है कि नहीं ये आप देखते हैं. मींस माँ बनने के काबिलियत है क्या और सारे हार्मोन प्रेजेंट है क्या? Yeah, is she physically able to produce a good child and the male is he able to produce a good sperm? लेकिन क्या उसमें डिफेक्ट्स आते हैं जो समझ में आ जाते हैं उसमें? जैसे कि मेल्स में क्या प्रॉब्लम है वो उस रिपोर्ट में दिख जाता है या फीमेल्स में क्या प्रॉब्लम है उस रिपोर्ट में दिख जाता है? See, unfortunately, this has to start at the level of the school.
जो प्राइमरी सेक्स एजुकेशन है बहुत सारे स्कूल्स में नहीं होता है। सेक्स एजुकेशन में क्या बताना चाहिए कि नॉर्मल मेल बॉडी कैसी होती है, नॉर्मल फीमेल बॉडी कैसी होती है, जो जैसे टीनेज में बॉयज़ एंड गर्ल्स घुसते हैं, जैसे कि 8th और 9th स्टैंडर्ड में ये रखना चाहिए। फीमेल शुड बी टोल्ड कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, कैसे होता है मेंस्ट्रुएशन, कितने दिन तक ब्लीडिंग होती है, उससे पहले क्या सिम्टम्स होते हैं, ऑर्गन्स कैसे डेवलप होते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट कैसा होता है। सिमिलरली द बॉयज़ दे हैव टू बी काउंसल्ड प्रॉपरली रिगार्डिंग उनके प्राइवेट पार्ट्स कैसे होते हैं, मैस्टरबेशन क्या है, ये सब चीज़ें। फॉर एग्जांपल अभी प्री मैरिटल टेस्टिंग में वी सी सम मैन, in fact we saw some men who have only one testis has descended. एक ही टेस्टिस जो है डिसेंडेड थे और दूसरी जो टेस्टिस थी दैट इज अरेस्टेड विद इन द एब्डोमिनल कैविटी। सो वी हैड टू डू अ सर्जरी टू रिमूव दोज टेस्टिस बिकॉज दैट वाज कंप्लीटली एट्रोफिक। उसमें बिल्कुल भी जो है वो जनरेट नहीं होता या ब्लड सप्लाई नहीं थी, तो फिर स्पर्म जनरेशन। माँ को तो समझता होगा बचपन में, माँ तो लेके आनी चाहिए थी, छोटा बच्चा जब होता है। या अनफॉर्चुनेटली दे डोंट चेक प्रॉपरली। ऐसा टैबू होता है टॉपिक भी बात करना घर पे, तो वो लोग चेक भी नहीं करते हैं अपने बच्चों को कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो इसलिए तो समझ में नहीं आता सर। लेकिन स्कूल में 9th में तो एक लेसन रहता ही है सेक्सोलॉजी, जिसमें थोड़ा सा वो पीनस और वेजिना के बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में इट शुड बी देयर। इट नॉट ओनली लेसन्स बट आइडियली अ टीचर, अ साइंस टीचर should talk about it. इतना should talk about it openly. हमारे में तो वो चैप्टर ही इग्नोर कर दिया था, हमको पता नहीं था वो चैप्टर भी है। उसमें इग्नोर कर देते हैं। हां, बायोलॉजी के ऑप्शन में रख लो। नहीं ऑप्शन में नहीं, हमको पता ही नहीं चला वो चैप्टर है। हमने कभी किसी और के, हम जब वापस नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आ गए थे तब पुराने टेक्स्ट बुक चेक किए तो पता चला कि था, टीचर ने हमें कभी डिस्क्लोज ही नहीं किया कि वो चैप्टर भी है। बराबर। तो इसी बात में एक चीज़ पूछना है कि मैस्टरबेशन हेल्दी है क्या? सी controlled masturbation is always healthy. Controlled masturbation जो है that is healthy. So for example, a man, when we talk about a man will keep on producing sperms throughout lifetime. Lifelong sperms produce होते रहेंगे. And जब भी जो है एक मैन इजैकुलेट करता है तो 3 ऑर्गन से जो सेक्रीशंस हैं वो बाहर आती हैं। टेस्टिस से स्पर्म्स बाहर आते हैं विच इज़ अ वेरी लो वॉल्यूम ऑफ द इजैकुलेट। जो इजैकुलेट या फिर जो सीमेन निकलता है उससे स्पर्म्स जो है वो वॉल्यूम में कम रहती हैं। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो रहता है वो वॉल्यूम ऑफ द सेमेनल वेसिकल फ्लूइड रहता है एंड प्रोस्टेटिक फ्लूइड रहता है। सो दीज फ्लूइड्स नीड टू कम आउट एटलीस्ट वंस अ वीक। कम से कम हफ्ते में एक बार, यानी कि महीने में 4 से 5 बार वो बाहर आने चाहिए। अगर बाहर नहीं आते हैं देन देयर माइट बी नाइटफॉल आफ्टर 2 और 3 वीक्स के बाद नाइटफॉल हो सकता है। या फिर अगर काफ़ी समय तक अगर बाहर नहीं आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल वी गेट मेनी यंग मैन, जो आजकल एक ट्रेंड आ रहा है नो फैप का, नो फैप का जो ट्रेंड है, सीमेन कंजर्वेशन, या नो स्पर्म विल लास्ट यू लाइफ लॉन्ग। इनफैक्ट जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं दे गेट मैच्योर्ड इन द टेस्टिस एंड इवेंचुअली दे हैव टू कम आउट। सो जो स्पर्म कंजर्वेशन टेक्निक है जिसमें बोलते हैं कि कुछ लोग 6-6 महीने तक मैस्टरबेट नहीं करते हैं, दे आर डेफिनेटली हैविंग नाइटफॉल्स। 2 या 3 हफ्ते बाद नाइटफॉल होता है। एंड अनफॉर्चुनेटली अगर साल महीनों भर ऐसे कर रहे हैं देन दे मे लैंड अप विद अ कंडीशन जिसे हम बोलते हैं प्रोस्टेटाइटिस। प्रोस्टेटाइटिस यानी कि प्रोस्टेट जो ग्रंथि है उसकी इन्फ्लेमेशन, उसके सिम्टम्स जो है बहुत सीवियर होते हैं। बर्निंग मिक्चुरेशन मतलब यूरिनेशन के वक्त सीवियर बर्निंग, फीवर होना, या फिर इजैकुलेशन में इन्फेक्टेड सीमेन निकलना, पस सेल निकलना, बिकॉज काफ़ी समय तक वो सेक्रीशंस अंदर रह गए हैं। सीमेन में हल्की सी ब्लीडिंग होना जब इजैकुलेट करते हैं। सो द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ नॉट मैस्टरबेटिंग कैन ऑल्सो बी देयर। लेकिन वो नहीं करने से बहुत लोग तो ये क्लेम करते हैं कि वो बॉडी वापस उसको एब्जॉर्ब कर लेती है एंड इट सेव्स यू एनर्जी। वो ऊपर सर तक जाता है और आध्यात्म आप अचीव कर लेते हैं, ऐसा आप बहुत एजाइल रहते हैं। बट द रिप्रोडक्टिव जो भी ये विज्ञान है दैट टेल्स समथिंग डिफरेंट, दैट एटलीस्ट वंस अ वीक द सीमेन शुड कम आउट, विच इज एटलीस्ट 4 to 5 times a week. A healthy man should ejaculate. मतलब कौन सी उम्र से कौन सी उम्र तक ये होना चाहिए? उसके बाद 16 to 17 से स्टार्ट एंड अप टिल it can go up until the man has the desire to masturbate. अगर डिजायर नहीं हो रहा है तो वो करना जरूरी नहीं। For example, after 55, in general there is the regression of the hormone level. Hormone levels धीरे धीरे बॉडी में कम होती हैं, टेस्टिस की धीरे धीरे एट्रोफी होती है। That time naturally the body's tendency to
have sex is reduced. Okay. तो उस समय उसके बाद से अपना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है उसके ऊपर. Yeah, but if in case you can, then you should ejaculate at least 4 to 5 times a month. टेस्ट मतलब ये पूर्वन स्टडी है या फिर इट इज़ This is a study because not ejaculating for months and months together, it can cause a condition called prostatitis, जिसमें prostate ग्रंथि की inflammation हो जाती है. In some conditions it can also result in prostate cancer. Okay. Which is rising again, a trend which is rising in Indian men. Indian men में इतना ज़्यादा दिखता नहीं था, अभी भी Western men से कम दिखता है prostate cancer. Because of two major reasons. One is vitamin D exposure. From the sun we are getting good amount of vitamin D. और दूसरे जो antioxidants है वो Indian food में जो spices है उसमें antioxidant जैसे कि zinc है, selenium है, copper है, that is more in the Indian food, because of which, and also genetically we are susceptible to develop lower grades of prostate cancer as compared to the Caucasians or the African population. इसके वजह से हम में कम दिख रहा है. But nowadays because of inactive life, physical activity कम होने के वजह से पूरे दिन भर में ऑफिस में बैठे रहते हैं. yes and because of infrequent ejaculation, उसके वजह से इंडियन मेन में भी प्रोस्टेट कैंसर की जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा दिख रही है. सेम चीज़ वीमेन के केस में भी एप्लीकेबल है? उनमें भी ऐसा कोई सिस्टम है जिससे आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं तो इट कैन कॉज सम प्रॉब्लम? See, female की जो anatomy और physiology है, that is totally different. When it comes to masturbation, a female can experience an orgasm without physical touch, just by a thought or a sight of something, or by having a conversation with someone. A female can experience an orgasm. Up to 1 dozen orgasms a female can experience per day. Because जो ultimately जो cycle रहता है pleasure का, both in males and females, वो brain से चालू होता है. From a thought in the brain, which releases some hormones, some chemicals, जिसको हम hypothalamo-gonadal axis बोलते हैं. Okay? So that is more active in the case of females as compared to males. So उनमें ये प्रॉब्लम आने का चांस कम ही है? Definitely. लेकिन फीमेल्स भी masturbate करती हैं? Definitely. उन्हें भी करना चाहिए. A female with a good hormone level, definitely she will have the desire. Definitely she will masturbate. और वो कौन सी उम्र तक कर सकते हैं? There is no limit. There is no limit. लिमिट कोई नहीं है. और फिर मेनोपॉज क्या है फीमेल्स में जो होता है? See, menopause is a condition where the menstruation stops. It goes through different phases. Different phases होते हैं. पहले जो PMS होता है, which is pre-menopausal syndrome, जिसमें हल्का सा चिड़चिड़ापन होता है, हॉट फ्लशेस होते हैं, मतलब बॉडी में अलग से ही गर्मी आती है. फॉर एग्जांपल कुछ फीमेल्स को फेस में भी फ्लशिंग हो जाती है, रेड हो जाता है. देन प्राइवेट पार्ट्स में बर्निंग, इचिंग, वाइट डिस्चार्ज, एज वेल एज अट्रोफी ऑफ द स्किन, मतलब वो स्किन जो है ड्राई हो जाती है. सो दैट दोज आर द प्री मेनोपॉजल थिंग्स. ये कौन से एज में? दे मोस्टली स्टार्ट इन द लेट 40s एंड बाय मिड 50s द मेनोपॉज इज ओवर. Okay. And what it says कि इसके But बाद से क्या होगा? unfortunately nowadays younger females में हमें premature ovarian failure दिख रहा है. They can be because of unhealthy lifestyle, sedentary lifestyle, physical activity ज़्यादा नहीं है, because of which the ovaries prematurely they stop producing the adequate amount of hormones. उसके वजह से menopause जल्दी हो रहा है. सो ये ऐसे ही कोई पॉज मेल के केस में भी होता है या मेल्स आर मेल मेनोपॉज होता है? या सो टेक्निकली द टर्म इज एंड्रोपॉज. एंड्रोपॉज या फिर अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द टेस्टोस्टेरोन में एक ग्रेजुअल डिक्लाइन हो जाती है. अनफॉर्चुनेटली इन यंग मैन ऑल्सो वी आर सीइंग दिस कंडीशन. जो हमें दिखता था मिड 50s में, वो हमें अभी अर्ली 40s और मिड 40s में भी दिख रहा है. उसके 2 कारण हो सकते हैं. नंबर 1 जो है इज डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, ओबेसिटी. ओबेसिटी एक मेजर कॉज मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज बॉडी फैट जो है, फैट सेल्स में एक हार्मोन होता है जिसे हम एरोमेटेज बोलते हैं. एरोमेटेज क्या करता है, जो मेल हार्मोन्स है उसको फीमेल हार्मोन में कन्वर्ट कर देता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें कि ज़्यादा ओबीज पॉपुलेशन जो है, फॉर एग्जांपल सीवियर ओबेसिटी अगर जिसकी बॉडी मास इंडेक्स 30 के ऊपर है, तो उनमें अगर देखें हम तो चेस्ट फैट बढ़ जाता है. करेक्ट. चेस्ट फैट बढ़ जाता है, निपल निपल सेंसिटिव हो जाते हैं. इनफैक्ट अगर जेनिटल्स देखें तो फिर पीनिस भी श्रिंक होके अंदर एब्डोमिनल फोल्ड के अंदर घुस जाता है. नाउ दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द एरोमेटेज एक्टिविटी. बॉडी फैट में एरोमेटेज के वजह से जो टेस्टोस्टेरोन बन रहा है, दैट इज बीइंग कन्वर्टेड टू एस्ट्रोजन व्हिच इज अ फीमेल हार्मोन. करेक्ट.
यानी कि जो मोटे होते जाओ तो आप सेक्स ड्राइव कम होते जा रही है और आप औरत की तरफ आपके हार्मोन औरतों के हार्मोन जैसे होते जाएंगे। यस, जो जितना मोटा हो जाएगा वैसे। यस, अनफॉर्चुनेटली यस। और जो दूसरा सवाल प्रवीण ने पूछा कि कौन से उम्र में मेल मेनोपॉज जो अपने एंड्रोपॉज बोला हुआ था। सो अर्लियर जो है हमको दिखता था अराउंड से मिड 50s टू लेट 50s। In fact, I have many clients who are in their 70s and they have a great sex life. Okay. जो लोग physically fit हैं, they don't go to the gym, but they have a very healthy diet. They are walking every day, they are doing meditation every day, and they are sexually active and they are living a happy sex life. तो इसी तरह औरतों का भी हो सकता है क्या? जैसे आपने बोला कोई मर्द 55 की उम्र में एंड्रोपॉज होता है लेकिन वो 70 तक भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, सेक्सुअली एक्टिव हो सकता है। तो औरतों का कुछ ऐसा है क्या? मेनोपॉज के बाद वो कर Definitely. See, because women nowadays in their mid 40s itself, mid 40s में ही they are going for a thing which is called HRT or hormone replacement therapy. Okay. सो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कैन बी स्टार्टेड इन अ वेरी सिंपल वे, बहुत ही सिंपल वे में से स्टार्ट हो सकती है। जैसे एस्ट्रोजन जेल्स मिलते हैं या एस्ट्रोजन क्रीम्स मिलती हैं जिसको हम म्यूकोसल मेम्ब्रेन यानी कि वजाइना की म्यूकोसल मेम्ब्रेन में लगा सकते हैं। देन देर आर 3 monthly इंजेक्शंस हॉर्मोन्स के, देर आर 6 monthly इंजेक्शंस ऑल्सो एंड देर आर पिल्स ऑल्सो, पिल्स भी मिलते हैं। सो उसके वजह से क्या होता है कि द क्वालिटी ऑफ द टिश्यूज लाइक सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ द ब्रेस्ट आर बेटर, and then the sagging of the skin is not there, and the menstruation चलता रहता है, continue होता रहता है, and the desire in having a relationship is more, desire for sex is more, but it all comes with side effects. जैसे कि हम जो नॉर्मल चीज़ हैं वी आर ट्राइंग टू प्रोलॉन्ग इट, उसके एडवांटेजेस क्या हैं कि बॉडी यंग रहेगी, बोन डेंसिटी अच्छी रहेगी, मसल मास अच्छा रहेगा, मूड अपलिफ्टेड रहेगा, बट उसके साइड इफेक्ट्स क्या है? दैट कैन कॉज ब्रेस्ट लम्प्स एंड ब्रेस्ट कैंसर। ओके, सो ऐसे फीमेल्स को हम बोलते हैं whoever are is put on hormone replacement therapy, so they have to do two tests at least twice a year. Number 1 is a pap smear. पैप स्मीयर जो है किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके दे कैन डू अ पैप स्मीयर फ्रॉम द प्राइवेट पार्ट। सेकेंडली ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, मैमोग्राफी और सोनो मैमोग्राफी शुड बी डन फ्रॉम द फॉर ब्रेस्ट कैंसर, फॉर द ब्रेस्ट लम्प्स, एनी लम्प इन द ब्रेस्ट। जो टेस्ट आपने बोला वो किस चीज के लिए? यूट्रस फॉर सर्वाइकल कैंसर एज वेल एज चेंजेस इन द म्यूकोजा ऑफ द वजाइना। ओके, उसके लिए वो करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये करते हुए भी 50 के बाद भी औरतें कंसीव कर सकती हैं क्या हार्मोनल थेरेपी के बाद? यस दे कैन, मतलब कंसीव किया जा सकता है। यस दे कैन। इनफैक्ट देयर वर मेनी केसेस वेस्टर्न कंट्रीज में, इनफैक्ट इंडिया में भी ऐसे केसेस हुए हैं कि यू नो बिकॉज ऑफ रिपीटेड मिसकैरेजेस जो है यूट्रस जो है वो डैमेज हो चुकी है फीमेल की, एंड द एम्ब्रियो इज मेड। फॉर एग्जाम्पल फीमेल से, मदर से ओवम लेके मतलब एग्स लेके, फादर से स्पर्म्स लेके द एम्ब्रियो इज मेड एंड द एम्ब्रियो इज देन ट्रांसफर्ड टू द मदर इन लॉ। टेस्ट ट्यूब बेबी बोल रहे हैं आप? यस, द टेस्ट ट्यूब बेबी हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द मदर इन लॉ के इसमें, मदर इन लॉ हु इज 60+ एंड उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी से बेबी बॉर्न हुआ है। सो योर बेबी इज बॉर्न बाय अनदर वुमन, या एंड शी वाज इन दिस केस मदर इन लॉ। यस, सो लेकिन ये तो किसी इंसान के अंदर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। यही चीज़ किसी मशीन में या किसी और आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में क्रिएट किया जा सकता है? नो, ऐसा नहीं हो सकता। अभी तक नहीं हुआ है। बट यू नो यू विल बी सरप्राइज्ड दैट एक फीमेल्स में और एक जेनेटिक कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं मुलेरियन एजेनेसिस। मुलेरियन एजेनेसिस, जिसमें क्या होता है कि वजाइना तो रहती है बट वजाइना इज अ ब्लाइंड कैविटी, वजाइना के ऊपर कुछ नहीं है, तो उसमें सर्विक्स और यूट्रस मिसिंग रहता है और ये उन्हें भी मालूम नहीं रहता, पता नहीं रहता। कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो वजाइना से थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती रहती है, पर ऊपर यूट्रस नहीं है। उन्हें मालूम नहीं है कि ये नहीं, उन्हें मालूम नहीं। तो ऐसे कंडीशन में देर आर यू नो सर्जरीज कॉल्ड एज अ यूट्रस ट्रांसप्लांट। यूट्रस ट्रांसप्लांट जो इंडिया में सक्सेसफुली हो चुका है, and the IVF can be done within those uteruses and those females deliver. In fact, uterus देता कौन है उनको? Yeah, uterus can be you know either harvested from a relative. Okay. From a relative, or it can be harvested from a brain dead person or a fresh cadaver, depending upon the laws of the country. अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग ऑर्गन ट्रांसप्लांट लॉज होते हैं। पर कोई रिलेटिव
क्यों देगा? मतलब क्योंकि उनको भी रिप्रोडक्शन नहीं करना है, इस वजह से कोई ट्रांस देना चाहेगा, में बड़ा हो जाएगा जिसे नहीं चाहिए जिस फीमेल को। बट क्या उम्र में बड़ा होने के बाद वो यूट्रस किसी काम का आएगा किसी जवान आदमी को? डेफिनेटली, जैसे हमने अभी डिस्कस किया है दैट अ 65-year-old फीमेल, शी हैज डिलीवर्ड नॉर्मली। आखिर में वो यूट्रस एक स्किन पार्ट है जो कि अंदर जाने के बाद हार्मोन्स उन्हें ये करेंगे ना। यस, तो दैट इज जस्ट एन थैली बोलते हैं जो। करेक्ट द होल सिस्टम। In fact, recently there was also a case about say 5 years back where a man he was he wanted to conceive a baby. So a uterus transplant was done, and then by cesarean after IVF cesarean section was done and the baby was born in a man's womb. Yeah. सर फिर इससे मुझे एक ध्यान आता है, अभी रिसेंट में कोई यूट्यूबर था जो कि बंदा था और वो बंदी बन गया, ट्रांसजेंडर, उसने ऑपरेशन करके। yes. तो क्या वो भी कंसीव कर सकता है आगे जाके ऐसे यूट्रस ट्रांसप्लांट करके? डेफिनेटली किया जा सकता है, बट everything goes according to the plan, he can. लेकिन फिर मैं ये समझना चाहूँगा कि वो था बंदा, तो बंदी क्यों बनते हैं ये लोग? मतलब जो बंदा पैदा होता है वो फिर बंदी क्यों बनना चाहता है? So that is testosterone imprinting of the brain. ब्रेन में टेस्टोस्टेरोन जो है वो असर करता है इन अ मैन, एंड वो उसमें मर्दानगी वाले कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस करता है. फॉर एग्जांपल विल बी प्लेइंग मोर आउटडोर स्पोर्ट्स, विल बी टेकिंग अप चैलेंजेस, ओके, एंड विल बी इन्वॉल्व्ड इन मोर ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी. मतलब आप लड़की के केस में फॉर एग्जांपल बिकॉज ऑफ सम अननोन रीजंस ब्रेन में टेस्टोस्टेरोन इम्प्रिंटिंग नहीं होती है. दैट कैन गिव राइज to a condition which is we can call them trans females. So they do feel like a female who is locked in a man's body. उनको ऐसे लगता है कि वो एक फीमेल है बट वो एक मेल की बॉडी में वो कैद हो गए हैं. ये गड़बड़ ऊपर के खाने में, मतलब आपके ब्रेन में आप अपने आप को कोई और मैं वो गड़बड़ नहीं बोलना चाहता, बट देखिए बिकॉज वी हैव द चॉइस व्हाट वी वांट टू डू, वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी. तो उनको ऐसे लगता है कि वो फीमेल है बिकॉज टेस्टोस्टेरोन ने वो एरियाज में काम ही नहीं किया है जिससे जो है वो मर्दानगी वाले थॉट्स पैदा हो. अभी जैसे कार्डेशियंस आप अगर जानते हैं तो उनके जो पिताजी थे वो औरत बन गए. जो आप फेमस कार्डेशियंस सिस्टर्स जो सीरीज आता है, तो फिर जबकि उन्हें 4 लड़कियां हुई, वो खुद एथलेटिक स्पोर्ट्स खेलते थे और एट ए लेटर एज वो औरत बन गए. तो आप कहना ये चाहते हैं कि बाद में उनके माइंड में ये हुआ कि मुझे औरत बनना चाहिए था, मैं लॉक्ड था एक बॉडी में. सो देयर कैन बी 2 थिंग्स. नंबर 1, इट कैन बी अ सबकॉन्शियस डिजायर. एक सबकॉन्शियस डिजायर हो सकती है जस्ट टू फिट इनटू द सोसाइटी एंड टू मैरी अ वुमन एंड टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन. जो नॉर्मल सोसाइटी का रिचुअल है वो फॉलो करने के लिए दे डू इट, बट एट अ पॉइंट उनको ऐसा लगता है कि जो अंदर के सेल्फ है उसको एक्सप्रेस किया जाए. देयर आर मेनी एग्जांपल्स. इन फैक्ट देयर आर ओलंपिक एथलीट्स आल्सो, फेमस ओलंपिक रनर हु गॉट कन्वर्टेड टू अ फीमेल. लेकिन ये जो होते हैं वो कम्प्लीटली जेंडर जो है वो चेंज हो जाता है, मतलब पूरा कंप्लीट सिस्टम, या फिर सिर्फ फिजिकली चेंज होता है? इट हैज़ गॉट मल्टीपल फेजेस. उसके मल्टीपल फेजेस होते हैं. इन फैक्ट the place where I used to work previously, that had got a department, and these surgeries we used to call as SRS surgeries or sexual reassignment surgeries. We reassign the gender depending upon the will of the person. तो सबसे पहला जो स्टेप है that is counseling. काउंसल करते हैं क्योंकि ये स्टेप अगर वो ले ले तो वो वापस नहीं आ सकते. सो उनकी मेंटल टफनेस जो है हम डिसाइड करते हैं. सेकेंड comes the hormonal therapy. They are given the feminizing hormones जिससे जो है वो बॉडी का हेयर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न चेंज हो, बॉडी का फैट डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न चेंज हो, और जिससे जो है वो टेस्टोस्टेरोन थोड़ा सप्रेस हो जाए बॉडी में. द थर्ड फेज कम्स ऑफ द सर्जरी जिसमें हम जेनिटल्स जो है, फॉर एग्जाम्पल इफ इन केस अ मेल वॉन्ट्स टू बिकम अ फीमेल, देन द पीनिस इज बेसिकली एम्प्यूटेटेड and the part of the skin of the penis, it is invaginated inwards. मतलब उसको अंदर की तरफ लिया जाता है ताकि वो एक वजाइना जैसी कैविटी बन जाए. और पीनस काट दिया जाता है? नहीं, अंदर लिया जाता है. अंदर लिया जाता है, खींच लिया जाता है. यूरिनरी पैसेज जो है नई तरीके से क्रिएट कर दिया जाता है. टेस्टिस निकाल दिए जाते हैं, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स हो जाते हैं उसके बाद. एंड
and then some aesthetic procedures like the female shape of eyebrows and full body laser hair removal. Those things are done. लेकिन इस केस में उसमें ओवरी अभी तक ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है, तो वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होगा क्योंकि ओवरी नहीं है उनके पास अभी तक। तो उन्हें डिजायर होगा आदमी के साथ रहने के लिए? Yes, because we are giving them hormones. Hormonal therapy is going on. अभी मूवी आई थी आयुष्मान खुराना की और वानी की, जिसमें कि वो ट्रांसजेंडर थी। वानी वाज ए बॉय, देन शी कन्वर्टेड इनटू मेल, और वो दोनों शादी करते हैं। तो फिर वो उसमें कंसीव कैसे वो करेंगे और कैसे रहेंगे? अगर वो आपका सिस्टम ही नहीं है, यानी कि वहाँ वजेना नहीं है, तो फीलिंग कैसे होंगी उसे? नहीं, इट फील्स लाइक अ वजाइना, लेकिन अंदर से यूट्रस नहीं है। यूट्रस ही नहीं है, मतलब वो कंसीव नहीं कर सकते बेसिकली। बट कंसीव भी किया जा सकता है। हार्मोनल थेरेपी व्हिच इज डन, दैट विल डेफिनेटली ड्राइव द couples towards the oriented sex. जो इनका orientation होगा, they'll be attracted towards that kind of partner. But to conceive they cannot conceive naturally if in case the organs are absent. So basically जो lesbians होते हैं या जो gays होते हैं, उसके अंदर सिर्फ hormones का ही फर्क होता है, just because they get attracted towards the same sex, या फिर और भी कुछ? Completely different. It is a completely different topic. In fact, lesbians as well as homosexual or gays, they can be completely normal. A gay can be a completely normal man with a normal sperm count, with a healthy testosterone level. But as I told you, the testosterone imprinting has not happened. Achha. So these individuals have got the full right. They have got the full right to follow whatever their desires are there. So in their brain they attracted. They think that they are yes. They are more attracted towards males. डॉक्टर, अक्सर हमने ये भी सुना है कि ये जो किन्नर या जो आपने ट्रांसजेंडर्स बोले, ये भीख मांगने के लिए कईयों को कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो ट्रुथ क्या है, वो थोड़ा बताएं। सो दीज आर द अननेचुरल ट्रांसजेंडर्स। अनफॉर्चुनेटली ये जो है, ये नॉर्मल बच्चे रहते हैं, दे आर नॉर्मल बॉयज, मतलब छोटे छोटे बच्चे लड़के रहते हैं जिसके जेनाइटल जो है वो नॉर्मल पीनिस और नॉर्मल टेस्टिस रहते हैं, बट दे आर किडनैप्ड और दे आर सोल्ड एट अ वेरी यंग एज। एंड इनको कमर्शियल वे में यूज़ करने के लिए इनके प्राइवेट पार्ट्स जो है एम्प्यूटेट कर देते हैं। एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड व्हेन दीज केसेस, बिकॉज वी डू कैंप्स फॉर ट्रांसजेंडर्स। हम कैंप्स करते हैं कि ट्रांसजेंडर्स को भी यूरिनरी प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको भी किडनी में कोई तकलीफ है, तो फिर वो आते हैं हमारे पास। एंड दीज पीपल आर सो वेल ट्रेंड, ये जो लोग ये सब काम कर रहे हैं, दैट in a very clean way they just amputate the penis and the testes. मतलब clean way as in clean, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, प्रॉपर सर्जन की तरह जो है वो penis और testes निकाल दिए बिना डॉक्टर हुए। मतलब नॉर्मल आदमी किस उम्र के बच्चों को ये चुरा लेते हैं? जनरली 3 or 4 years old मेल चाइल्ड। तो उसे दर्द नहीं होता पीनस और टेस्टिस निकालने के बाद? बट उसको एनेस्थीसिया देते होंगे, कुछ इंटॉक्सिकेट कर देते रहेंगे, कुछ नशे की गोली या फिर कुछ रुमाल में कुछ प्रोडक्ट्स डाल के उनको बेहोश कर देते रहेंगे बच्चे को। कितने बच्चे इनफैक्ट दे मस्ट नॉट बी सर्वाइविंग ऑल्सो, कोई सर्वाइव भी नहीं करता रहेगा, क्या पता। वी डोंट नो ना। या क्योंकि इन्हें भीख मांगने के लिए फिर ये लोग यूज़ कर लेते हैं। बट दे हैव अ प्रॉपर सिस्टम। फॉर एग्जांपल जो बच्चे जो किडनैप होते हैं, पहले उनको टॉर्चर किया जाता है, फिर बाद में जो है उनको प्राइवेट पार्ट्स जो है वो म्यूटिलेट कर देते हैं। देन दे आर पुट इनटू दैट थिंग, हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक, हाउ टू दे डू दैट। वो ट्रेनिंग होती है, उनकी क्लास ली जाती है, एंड देन दे आर रिलीज्ड इनटू द पब्लिक। सो लेकिन एक और चीज़ है जिसकी तरफ मैं टॉपिक मोड़ना चाहता हूँ, जो कि pornography and how it affects a normal male and a female, या फिर एक कपल को किस तरह से वो ये परेशान कर सकता है, अगर वो आदत सही है क्या नहीं, पहले वहाँ से शुरू करते हैं। सो pornography actually it started since the BC times। जो केव के पेंटिंग्स है उस पे भी हम बहुत सारे पोर्नोग्राफी के पेंटिंग, इनफैक्ट आप अगर खजुराहो जाओ तो वहाँ पे जो टेम्पल के स्कल्पचर्स हैं उसमें भी हैं। तो फिर ये नेचुरल तरीका हुआ करता था हमारे एंसेस्टर्स का, जस्ट टू कीप द एक्साइटमेंट विद द कपल्स, जस्ट टू कीप द एक्साइटमेंट रेडी। बट जैसे टाइम प्रोग्रेस हुआ, जैसे कि उससे जो है पिक्चर्स आ गए, फिर मैगजीन्स आ गए, फिर उसके बाद अभी मोबाइल पे इट इज़ वेरी इजीली एक्सेसिबल। तो इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है, इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं।
फॉर एग्जाम्पल पोर्नोग्राफी जो है दैट इज एक्सट्रीमली अननेचुरल. जैसे कि एक शूट होती है, देन इट इज एडिटेड. लोग अक्सर आके यंग बॉयज़ मुझे पूछते हैं कि घंटों तक कैसे किया जाता है. मैंने बोला कि नॉर्मली जो ड्यूरेशन है, इफ़ इन केस यू आर एबल टू सेटिस्फाई योर पार्टनर विद अ गुड फोर प्ले जो है अराउंड 10-15 मिनट्स एंड देन इंटरकोर्स फॉर अबाउट 15 मिनट्स, दैट इज मोर देन इनफ. यू कैन इजीली सेटिस्फाई योर पार्टनर. बट जो पोर्नोग्राफी में दिखाया जाता है कि घंटों तक वो इंटरकोर्स कर रहे हैं, नंबर वन ये क्लिप्स जो है एडिटेड हैं. दैट वन शॉट इज शॉट ओवर वीक्स टू मंथ्स टुगेदर. सेकेंड इसकी एडिटिंग हो जाती है तो हमको पता नहीं चलता. सेकेंडली जो भी ये मेल पॉर्न स्टार्स हैं, 90% ऑफ देम हैव गॉट अ पिनाइल इम्प्लांट. यानी कि इन्होंने आर्टिफिशियल इम्प्लांट लगा हुआ है. सो ऑब्वियसली द ड्यूरेशन विल बी मोर. इवन आफ्टर एजैकुलेशन जो है इरेक्शन जो है डाउन नहीं होगा, इट विल बी इरेक्ट बिकॉज इट इज अ अननेचुरल इम्प्लांट. सो पोर्नोग्राफी इज बैड फॉर आवर ब्रेन्स ऑल्सो, राइट? क्योंकि बच्चे जो हैं आज के डेट में बहुत ही जल्दी उनको मोबाइल मिल जाता है, बहुत ही जल्दी मोबाइल मिल जाता है, एंड एट अ वेरी यंग एज दे आर एक्सपोज टू दीज काइंड ऑफ वीडियोस. लेकिन डॉक्टर आपने बोला मास्टरबेशन हेल्दी होता है, तो फिर पोर्नोग्राफी कैसे? नेचुरल मास्टरबेशन जैसे कि इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. एक पोर्नोग्राफी देख के इनफैक्ट अ पर्सन इज मास्टरबेटिंग, द हार्मोन लेवल्स, इनफैक्ट द स्ट्रेस हार्मोन्स विल इंक्रीज. ओके. जो भी हार्मोन्स एंजाइटी प्रोड्यूस करते हैं दे विल इंक्रीज. नेचुरल वे में सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस से जो नेचुरल स्टिमुलेशन है दैट विल ओनली मेक द हाइपोथैलेमो गोनाडल एक्सिस स्ट्रॉन्गर. फॉर एग्जांपल नेचुरल वे में अगर वो मैस्टरबेट कर पा रहा है वंस अ वीक विच इज अबाउट 3 to 4 times a month or 4 to 5 days a month, definitely the productive effect or the endorphins यानी कि जो फील गुड हार्मोन्स है they'll be better or more in this kind of individual who is doing it naturally. Abnormal masturbation के बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं. फॉर एग्जाम्पल गाइज में वी हैव गॉट गाइज हु आर मैस्टरबेटिंग 3 to 4 times a day. वो मैस्टरबेशन से एडिक्ट हो गए हैं, बिकॉज ऑफ विच देयर वर्क इज सफरिंग, देयर स्टडीज आर सफरिंग, यंग बॉयज़ के स्टडीज आर सफरिंग. पेरेंट्स जब मोबाइल चेक करते हैं तो दुनिया भर के पोर्नोग्राफिक वीडियोस भरे हुए हैं, एंड नाउ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू गो बैक इनटू द नेचुरल थिंग. करेक्ट. सेकंड, पोर्नोग्राफी, यस नेचुरल सेक्स की तरफ जाना उन्हें मुश्किल होता है बिकॉज जब भी एक पर्सन पोर्नोग्राफी देख रहा है एंड मैस्टरबेट कर रहा है, उसका जो इंटेंशन है वो एक्टिविटी का, दैट इज टू गिव सेल्फ प्लेजर. whenever a person is with his girlfriend or with his wife or couple have intercourse, then the intention जो है वो दो तरफा बन जाता है. खुद को भी सेटिस्फाई करना है, सामने वाले को भी सेटिस्फाई करना है. और ये टाइम पे आ जाती है एक एंजाइटी जिसे हम बोलते हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी. बिकॉज ऑफ दिस एंजाइटी जो है वो प्री मैच्योर एजैकुलेशन, जिसे हम शीघ्र पतन भी बोलते हैं, जो प्री मैच्योर एजैकुलेशन है वो बहुत कॉमन है. नॉर्मल हेल्दी बॉयज में भी बहुत कॉमन है. ये पोर्नोग्राफी की वजह से ही आया है या किसी और तरह का? पोर्नोग्राफी के वजह से, मैस्टरबेशन के वजह से माइंड को एक ट्रेनिंग मिल जाती है कि द ओनली वे टू रिलैक्स इज टू एजैकुलेट फर्स्ट. एंड व्हेन दैट सिनेरियो, फ्रॉम दैट सिनेरियो सडनली पर्सन इज इनटू अ रिलेशनशिप या फिर शादी हो गई है, then to perform it is difficult for that person. तो ऐसे ही सेम सिनेरियो फीमेल्स के साथ में भी होता है? Yes, unfortunately our society is speaking about male masturbation, but we should also come to know that females also watch pornography. Females also masturbate. If it is done similarly to the boys, if it is done in the controlled fashion, अगर control में किया जाए then it is good. अगर without out of control जा रहा है then definitely it is bad. For example कि अभी one person came to me and the scenario which he described is very absurd. For example कि in fact he's a class 2 और a class 3 worker. एक class 2 और class 3 worker जो है, जब वो घर वापस जाता है then he comes to know that his wife what she is doing is that दूसरे females के साथ a group of women, they are sitting and they are watching videos and they are basically comparing the performances of their husbands with each other. And at the end of the day एक शर्त जो है पार्टनर के सामने आ जाती है कि फीमेल जो है वो वीडियो दिखाती है उनको और बोलती है कि मुझे अगर इस तरीके से तुम सेटिस्फाई कर सकते हो तो ही then only I will allow you to have intercourse with me. So this is a very controversial topic. Some people may think that that is okay, some people may think that it is extremely absurd, but I consider it as totally abnormal.
सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द मिस नॉलेज, जो नॉलेज मिस इन्फॉर्मेशन फैल रहा है सोसाइटी के अंदर थ्रू मे बी पोर्नोग्राफी या मे बी ड्यू टू नो, मतलब जो रिसोर्स अच्छा यूज़ नहीं कर रहे हम लोग वो नॉलेज सीख करने के लिए. सो व्हाट इज अ गुड source of knowledge in this case? So good source of knowledge in this case will again be, you know, पहले एक रस्म हुआ करती थी. फॉर एग्जाम्पल एक लड़के के साइड में मोस्टली द मामा यूज टू गाइड द बॉय ड्यूरिंग द वेडिंग, या फिर जब भी वो प्यूबर्टी टच कर जाए. करेक्ट. फीमेल के साइड में भी देयर यूज टू बी अ मामी और समवन हु यूज टू. सो यू नो वी शुड, फैमिली मेंबर शुड गेट इन्वॉल्व्ड. They should direct the orientation of the child towards the intimate matters in a very natural way. ये काफ़ी नेचुरल लगना चाहिए, ना ही कोई चीज़ जो छुप के करनी चाहिए या फिर कोई abnormal चीज़ या फिर कोई चीज़ जिसको आप दूसरों से छुपा के आप कर रहे हो. अगर हम बच्चे को बोलेंगे कि ये चीज़ मत करो, देन द चाइल्ड विल थिंक दैट इट इज़ अ रिवॉर्ड. करेक्ट. ये कोई अच्छी चीज़ है, इसके लिए मुझसे छुपा रहे हैं. एंड देन द हैबिट स्टार्ट्स ऑफ हाइडिंग फ्रॉम द पेरेंट्स, then watching pornography, then excessive masturbation, and ultimately it will lead to a failed relationship. लेकिन ये चीज़ें आप शादी से पहले जो है वो रस्म तो होती थी, लेकिन ये सब जो फीलिंग्स है वो बहुत ही अर्ली प्यूबर्टी के टाइम पे आने चालू कर देती है. तो तब पेरेंट्स क्या करना चाहिए? The role of the teachers as well as the parents. So in the case of a guy, the father should sit with the guy and he should tell him. फादर बोलने चाहिए कि नॉर्मल जो है वो फीलिंग्स क्या होते हैं. जब भी उनके एज में उनके कुछ डिज़ायर्स थे, सो हाउ डिड ही कंट्रोल हिमसेल्फ, हाउ डिड ही गो अहेड, हाउ डिड ही स्टे फोकस्ड, उनका फोकस कैसे बनाए रखे वो. सिमिलरली द गर्ल शुड बी एजुकेटेड बाय द मदर रिगार्डिंग द सिमिलर थिंग्स. सो ये किस उम्र से शुरू हो जाना चाहिए एग्जैक्टली? आइडियली नाउअडेज, यू नो, 14 शुड बी द आइडियल एज. As soon as your kid is touching 14, you should start talking with him or her. और क्या बोलना चाहिए ताकि ये पॉडकास्ट देख के उन्हें समझ में आए? क्योंकि हमें भी नहीं पता, हमें भी कभी बताया नहीं गया ये सब. हमें बोलना चाहिए कि इट इज़ नॉर्मल, ये सब नॉर्मल है, ये नेचुरल है, ये आपके बॉडी के नॉर्मल ऑर्गन्स हैं. एंड इसके जो फंक्शंस हैं क्या हैं, कैसे हैं, एंड हाउ शुड वी नॉट एक्सप्लॉइट आवर सेक्सुअल एनर्जी. ये सब चीज़ें हमें एक्सप्लेन करनी चाहिए. सो इसमें पेरेंटिंग में थोड़ा सा अगर बात कर ही रहे हैं तो इसमें तो हम लोग सिर्फ नॉलेज ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट जेनेटिकली उनको कब इस चीज़ों में फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहिए, उस बारे में क्या गाइड कर सकते हैं पेरेंट्स या फिर डॉक्टर्स? या सो जनरली यू नो व्हेन इट कम्स टू द इंडियन सिनेरियो, अगर हम इंडियन पेरेंट्स की बात चाहते हैं, देन उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमारे बच्चे व्हेन दे गेट कमिटेड, जब वो कमिटमेंट में हैं या फिर जब उनकी शादी हो जाए, उसके बाद ही दे शुड स्टार्ट हैविंग फिजिकल रिलेशनशिप्स. बट इन वेस्टर्न वर्ल्ड एज वेल एज इन इंडिया, these things do not exist nowadays. I have most of my clients who are boys or girls जो है वो 20-21 के एज से ही they are independent, they are working as well as studying. Correct. और वो जो है वो live in relationships में हैं. So they should be educated about safe sex. Safe sex कैसे करना चाहिए, प्रोटेक्शन कैसे यूज़ करना चाहिए, व्हाट इज़ अ मेल कॉन्डम, व्हाट इज़ अ फीमेल कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम क्या चीज़ होती है. फीमेल्स को एक्सप्लेन कर देना चाहिए कि अगर इफ़ दे वांट टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज, देन उनके जो ओसी पिल्स हैं, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, हाउ टू यूज़ इट, या फिर इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस क्या है, कॉपर टी क्या चीज़ होती है, नोवा टी क्या चीज़ होती है. ये सब चीज़ें उनको एक्सप्लेन कर देनी चाहिए ताकि फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस ना हो. सो हम हाइजीन की बात कर ही रहे हैं. सो व्हाट इज़ अ बैड हाइजीन जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती है और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? व्हाइल फिजिकल इंटीमेसी. इफ वी स्टार्ट विद द मेल्स, यू नो, वेरी सैड दैट मेरे पास यंग एजुकेटेड मैन आते हैं विद अ वेरी कॉमन कंडीशन विच इज़ कॉल्ड फाइमोसिस. फाइमोसिस यानी कि फोरस्किन का पीछे ना जाना. जब से लड़का जो है 5.5-6 साल का होता है, तब से उसे सिखाना चाहिए कि खुद से जो फोरस्किन है, जो पीनिस की चमड़ी है, वो पीछे लेके उसे साफ़ करनी चाहिए. एंड उसमें हल्का सा एक नेचुरल लुब्रिकेंट जैसे कि कोकोनट ऑयल जो है वो लगाना चाहिए, जिससे वो स्किन जो है वो इलास्टिक रहे. अगर फोरस्किन जो है हम पीछे लेके रोज़ साफ़ नहीं करेंगे, उसके अंदर जो है एक मटेरियल जो है
जमा हो जाता है वाइटिश कलर का, जिसे हम स्मेग्मा बोलते हैं। उसके वजह से जो फोरस्किन की चमड़ी है वो बहुत टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से यूरिनेशन में प्रॉब्लम हो सकते हैं, यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकते हैं, इंटरकोर्स भी पेनफुल हो सकता है। एंड स्मेग्मा को अगर जांच किया है लैब में तो उसमें पता चले कि 2 टाइप के वायरस उसमें मिल सकते हैं, विच इज़ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV 16 और 18। HPV 16 और 18 के वजह से मेल्स में पिनाइल कैंसर हो सकता है एंड फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। क्या इसीलिए मुस्लिमों में हम वो ऊपर की स्किन ही काट देते थे? Yes, in all Abrahamic religions like the Jews and the Muslims and some communities of the Christians, they do neonatal circumcision. Neonatal circumcision which means within the first month of birth जो है circumcision हो जाता है। तो उससे ये प्रॉब्लम नहीं होती? Yes. लेकिन क्या फिर वो हेल्दी है? See, if it is done properly in a hospital, then it is definitely okay. But some religions where it is not a tradition, why not we take care of our body part? हम रोज नहाते हैं, रोज अपना चेहरा धोते हैं, वैसे why can't we take care of our private part? तो ये जो है वो बचपन से ही सिखा देनी चाहिए बात। और कोई ऐसा चीज़ है जो फीमेल्स भी कर सकती हैं अपने या रेगुलर फीमेल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज़ मोर कॉमन नाउअडेज। आजकल बहुत कॉमन है, बिकॉज फीमेल्स में जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है और जो इनस है, जो टॉयलेट का रास्ता है, वो एक ही लाइन में है। दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। सो फीमेल शुड बी एजुकेटेड टू वॉश देमसेल्व्स प्रॉपरली आफ्टर यूरिनेशन। आजकल पब्लिक टॉयलेट से भी बहुत लोगों को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है। सो वॉट वी कैन सजेस्ट देम इज दैट टू अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, यूज लॉट्स ऑफ टिश्यू पेपर, यूज टॉयलेट हाइजीन स्प्रे एंड मेक श्योर नो वाटर स्प्लैशेज ऑन यू। और यूरिनेशन के बाद या फिर डिफिकेशन के बाद जब क्लीन कर रहे हैं तो पीछे की तरफ ही क्लीन कर दें, मतलब आगे से पीछे, पीछे से आगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल कुछ फीमेल्स भी बोलते हैं कि रिलेटिव्स भी बचपन से ही आफ्टर द चाइल्ड डस यूरिनेट्स और डिफिकेट्स, जब साफ कर रहे हैं, देन अ टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द हैंड वाज यूज्ड। That should be avoided. The cleaning should be done from front behind, not from behind front. मतलब एक की तरफ सिर्फ आगे से पीछे की तरफ ही क्लीन करनी चाहिए, क्लीन करना चाहिए। ऐसे पूरी तरह। This will avoid जो इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया है, स्पेशली एक कॉमन बैक्टीरिया जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है, जिसे हम ई कोलाई बोलते हैं, पेट में होता है। यस, सो दैट एंटर्स द यूरिनरी सिस्टम, और एक बार एंटर कर दे तो हफ्तों महीनों तक रह सकता है, एंड दैट कैन कॉज सीवियर यूरिनरी इन्फेक्शन। और ये बचपन से ही बच्चों में से डेवलप हो सकता है या फिर ये बड़े होने के बाद ही ये हाइजीन मेंटेन करना है? ऑल एजेस दिस इज द रूल, टू वाइप फ्रॉम फ्रंट बिहाइंड, हाइड्रेट वेल, क्लीन द जेनिटल्स प्रॉपरली, और कभी पब्लिक टॉयलेट यूज कर रहे हैं तो सब प्रिकॉशंस लीजिए ताकि कोई चीज स्प्लैश ना हो। ये मेल्स के लिए भी है? यस, मेल्स के लिए भी मतलब यस डेफिनेटली। अभी हम आते हैं कि यूरिनरी इन्फेक्शंस के बारे में, जैसे कि जब पेशाब करते हैं तो अक्सर जलन होती है, या टिप में जलन होती है, या कभी कभी ऐसा लगता है कि पेशाब हो रही है लेकिन होती नहीं है, बार बार यूरिनरी जाना पड़ता है, कभी कभी प्यास भी बहुत लगती है, पेशाब भी बहुत होती है। डेफिनेटली। तो ये सब क्या है? ये सब सिम्टम्स हैं, मतलब जो सिम्टम्स दिखते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी यानी कि पेशाब के लिए बार बार जाना, बर्निंग यूरिनेशन पेशाब के टिप पे या फिर पेशाब करते वक्त जलन होना, एंड पेन इन लोअर एब्डोमेन, मतलब पेट के निचले हिस्से पे जलन होना या फिर दुखना। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ यूरिनरी इन्फेक्शन। आजकल इट इज़ वेरी कॉमन अमंग यंग पीपल, यंगस्टर्स में ज़्यादा दिख रहा है, बिकॉज अगेन आई वुड से बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेट कल्चर, जिसमें we are enclosed within AC cabinets. AC cabins में बैठते हैं, जल्दी यूरिनेशन आती है। To prevent urination बार बार जाना, we drink less water. पानी कम पी रहे हैं, प्लस वी आर ड्रिंकिंग ब्लैडर इरिटेंट्स, जो पेशाब की थैली को इरिटेट करने वाली चीज़ें, जैसे कि कैफीन इनटेक, कॉफ़ी ज़्यादा पी रहे हैं, कोला ज़्यादा पी रहे हैं, बिकॉज कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करना है और मीटिंग के लिए जाना है, इसके लिए हम घंटों तक यूरिन स्टॉप करके रख रहे हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ यूरिनरी इन्फेक्शन, एंड बार बार जो पेशाब होता है, बार बार जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, उसका कारण है। So for a healthy urinary system, you should drink at least 2.5 to 3 liters of water per day. एक simple indicator जो है वो color of urine है। जो color of urine, it should be light yellow to the similar to water. यूरिन जो है पानी की तरह दिखना चाहिए। अगर वो डार्किश दिख रहा है
उसका मतलब है कि आप कम पानी पी रहे हैं। सो ये पानी फ्रीक्वेंटली थोड़ी देर में कम पीना चाहिए या ज़्यादा देर में ज़्यादा भी पी सकते हैं? मतलब 1 घंटे बाद पूरा बॉटल पी लिया? आइडियली आई वुड सजेस्ट हाफ ग्लास टू 1 ग्लास पर आवर। 1 घंटे में हाफ से 1 ग्लास तक आप पी सकते हैं, जो अपना मीडियम साइज का ग्लास रहता है 150 ml का। अगर आप कंटिन्यूस वाटर इनटेक रखेंगे देन इट इज़ गुड फॉर द हेल्थ ऑफ योर यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के हेल्थ के लिए बेहतर है। सेकेंडली, यूरिन की अगर प्रेशर आ जाए, अगर बॉडी को सिग्नल आ जाए कि यूरिनेशन के लिए जाना है तो जाना है, आप रुकिए मत। कभी ड्राइव कर रहे रहते हैं, कहीं उतरने को मिलता ही नहीं है रास्ते भर में, तो तब तो लेकिन अगर रोक के रखते हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगा? सो व्हाट आई सजेस्ट इज दैट ड्राइव स्टार्ट करने से पहले आप बाथरूम चले जाइए। अच्छा, दैट विल मेक यू कीप यू फ्री फॉर 2.5 to 3 hours। करेक्ट। लेकिन समझ लो अगर रोक के रखा है तो कितनी देर तक उसको रोक के रख सकते हैं तब तक ठीक है? I would not suggest बिल्कुल भी नहीं। I would not suggest because आजकल तभी ज़माना था कुछ सालों पहले पबजी का। पबजी बहुत फेमस हुआ करता था, आज भी यंगस्टर्स खेलते हैं। बट तभी 2 लड़के आए मेरे पास विद यूरिनरी रिटेंशन, पेशाब पास नहीं कर पा रहे हैं और ब्लैडर में कम से कम 800 ml से 1 लीटर पेशाब भर गया। पबजी खेल रहे इंटेंशनली वो पेशाब रोक रहे थे, एनर्जी ड्रिंक्स कोलास पी रहे थे, पेशाब रोक रहे थे, एसी में बैठे थे। सो फॉर दीज बॉयज वी हैड टू पुट अ कैथेटर एंड ड्रेन द ब्लैडर। एक पाइप डालनी पड़ी पेशाब के रास्ते से जिससे ड्रेन हुआ एंड ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ यूरिन केम आउट। सो ऐसा नहीं होता कि ब्लैडर कोई फटने का या ब्लैडर में इन्फेक्शन होने का कोई उसमें ये होता है, खतरा होता है क्या? इन्फेक्शन का खतरा बहुत है। सेकेंडली, जो आपने बताया कि ब्लैडर फटने का, तो ये कंडीशन जो दिखती है मोस्टली इंटॉक्सिकेटेड पीपल या फिर अल्कोहलिक्स में दिखती है। फॉर एग्जांपल बार्स में अगर मतलब ड्रिंक ज़्यादा कर लिया है, बिकॉज अल्कोहल इज़ अ वेरी गुड डाययूरेटिक। अल्कोहल से जो है वो ब्लैडर में तुरंत पेशाब भर जाता है। एंड इफ इन केस दे गेट एंगेज्ड इन सम बार फाइट्स, फॉर एग्जांपल किसी ने पीठ पे पंच मार दिया, देन अ डिस्टेंडेड ब्लैडर जिसमें बहुत सारा पेशाब है, अगर वो फट जाए इट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी। सच केसेस ऑल्सो वी हैव सीन। ऐसे भी केसेस हमने देखे ट्रॉमा सेंटर में जिसमें पेट में कम से कम 1 लीटर पेशाब फट गया है, फैल गया है, बिकॉज द ब्लैडर हैज़ बर्स्ट इन द एब्डोमेन। सो वो ठीक हो जाता है सर्जरी से? यस यस यस। लेकिन अभी मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने अभी लिकर की बात की, तो लिकर कितना पीना ठीक है या नहीं पीना ठीक है? लिकर से कोई यूरिनरी प्रॉब्लम हो सकता है क्या? डेफिनेटली, बिकॉज लिकर और लिकर जिसे बोलते हैं, जो हम अल्कोहल बोलते हैं, इट इज़ अ ब्लैडर इरिटेंट। वो जो है, यस, इट इज़ अ ब्लैडर इरिटेंट। क्योंकि बियर पीते हैं, बोलते हैं पथरी होती है तो बियर पीनी चाहिए। पीपल से दैट, बट बियर में जो इंग्रेडिएंट है दैट इज़ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो है दैट कॉजेज यूरिनरी स्टोन्स। जो यूरिक एसिड के स्टोन्स हैं वो किडनीज में प्रोड्यूस करता है। बहुत सारे केमिकल्स है जो किडनी में स्टोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट। उसमें यूरिक एसिड एक कंपोनेंट है जिससे स्टोन्स बनते हैं। एंड बियर ड्रिंकर्स कैन सफ़र एंड डेफिनेटली दे डू सफ़र फ्रॉम यूरिक एसिड स्टोन्स। एंड हाउ पेनफुल आर दे? मतलब उससे क्या प्रॉब्लम होती है? दे आर वेरी पेनफुल। जैसे कि एक स्टोन जो है जब तक किडनी में है आपको पेन नहीं होगा, जैसे आके यूरिनरी पैसेज में यानी कि यूरेटर में अटक गए, देन इट विल स्टार्ट पेनिंग सिवियरली। तो इसे कैसे निकाला जा सकता है? डिफरेंट स्टेजेस। फॉर एग्जांपल इफ इन केस अ स्टोन, साइज़ की लिमिट होती है। एक साइज़ तक हम मेडिसिन दे सकते हैं। हम कुछ मेडिसिन दे सकते हैं जिससे यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो और यूरिनरी पैसेज थोड़ी डायलेट हो ताकि वो उतर जाए। एक साइज़ के बियॉन्ड जो है हमें एंडोस्कोपी करनी पड़ती है। कुछ स्टोन्स को हम लिथोट्रिप्सी यानी कि सिर्फ पेशेंट मशीन पे लेटता है एंड हम स्टोन्स को लोकलाइज करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से हम उसको पल्वराइज कर देते हैं, यानी कि पाउडर टुकड़े में, और वो अपने आप पास हो जाता है। सो आप किडनी स्टोन की बात कर रहे थे। किडनी स्टोन किस किस तरह से अलग अलग स्टेजेस में ठीक किया जा सकता है? सो किडनी स्टोन्स, देखिए, इफ़ इन केस अ पर्सन इज डायग्नोज्ड विद अ किडनी स्टोन, फॉर एग्जांपल छोटे छोटे स्टोन्स है किडनीज में, देन इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर ट्रीटमेंट। अगर एक सोनोग्राफी हो गई है एंड रेडियोलॉजिस्ट आपको बोल रहे हैं कि आपको दोनों किडनीज में 3 mm to 4 mm 1-2 पथरी हैं, सो इन जनरल अ नॉर्मल पर्सन मे जस्ट ऑब्जर्व इट, सिर्फ ऑब्जर्व कर सकता है, डाइट मॉडिफिकेशन कर सकता है, हाइड्रेशन कर सकता है, हर 6 महीने में या फिर हर 3 महीने में एक सोनोग्राफी करके चेक कर सकता है। किस कंडीशन में मैं बोलूँगा कि 3 mm या 4 mm स्टोन को भी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है? नंबर 1 इज़ पायलट्स, नंबर 2 इज़ सीमेन, नंबर 3 इज़ द पीपल हु आर इन द मर्चेंट नेवी।
or the personnel who are in the defense, they have to treat their stones as soon as possible, otherwise उनको जो है unfit कर दिया जाता है. The reason being, if in case a pilot is flying and at that altitude, वो stone जो है आके अटक गया पाइप में, it will be excruciating pain. It is an occupational hazard. For example, एक मर्चेंट नेवी का जो ऑफिसर है वो शिप पे है और पथरी अटक गई, then the naval company, they have to immediately disembark that person. So these individuals who are into emergency services, अगर छोटे भी पथरी हैं, because we cannot predict कि कब वो पथरी आएगी और अटक जाएगी. So ऐसे individuals को हम immediately लिथोट्रिप्सी से या फिर रेट्रोग्रेड इंट्रारेनल सर्जरी, जिसे हम RIRS बोलते हैं, जो दूरबीन डाल के पथरी क्लियर कर देते हैं. मैंने ना ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो कि यहाँ पे जहाँ पे किडनी होती है वहाँ से ऐसे ऐसे कुछ करके कुछ पिंच मार के ऐसे बाहर स्टोन निकाल लेते हैं. तो ये फेक है या फिर ये एक्चुअली में ऐसा कोई तरीका होता है? या दिस इज़ कम्प्लीटली फेक एंड वी शुड, हमें बचना चाहिए ऐसे लोगों से, बचना चाहिए. बिकॉज सी किडनीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स. किडनीज जो है वो अमूल्य हैं, बिकॉज बॉडी में लिवर रीजनरेट हो जाता है. लिवर ट्रांसप्लांट के बाद वी पुट ओनली 1/3 ऑफ द लिवर एंड दैट रीजनरेट्स. जिस पर्सन से ले लिया है हमने हाफ ऑफ द लिवर, दैट ऑल्सो रीजनरेट्स. बट किडनीज में जो यूनिट्स होते हैं जिसे हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं, यू आर बॉर्न विथ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स, और वो नेफ्रॉन्स जैसी ही आपकी उम्र बढ़ते जाती है वो नेफ्रॉन्स कम होते जाते हैं. So you have to take care of your kidneys, and any condition like a kidney stone, which is a serious condition, it should be treated by a authorized person who is a urologist. और वो किसी और तरह से जा भी नहीं सकती. नहीं, बाकी जितने भी लोग करते हैं वो फेक होता है. डेफिनेटली. सर ये एक और जानना चाहूँगा कि ऐसा कहता है कि लिकर पीने से लिवर खराब हो जाता है कि किडनी खराब हो जाता है? दोनों भी खराब हो सकते हैं. लीवर दोनों भी खराब हो सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं एक एंड स्टेज में, जिसे हम हेपेटोरेनल सिंड्रोम बोलते हैं. मतलब लिवर पहले फेल होता है, फिर उसके बाद किडनी फेल हो जाती है. लिवर भी यूरिनरी सिस्टम का कोई पार्ट है? लिवर इज़ अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, बट जैसे ही टॉक्सिन्स एलिमिनेशन का प्रोसेस है, लिवर भी टॉक्सिन्स एलिमिनेट करता है बॉडी से, किडनी भी एलिमिनेट करती है टॉक्सिन्स. और किडनी ट्रांसप्लांट हो सकती है? डेफिनेटली. फॉर एग्जांपल किडनीज जो है, फॉर एग्जांपल घर पे आप जाते हैं तो पानी पियेंगे, आप टैप वाटर नहीं पियेंगे, आप फिल्टर का पानी पियेंगे. और जैसे ही सर्विसिंग वाला पर्सन आएगा तो फिर वो जो कैंडल वो चेंज करता है, आप देखते हैं कि वो कैंडल जो है फिल्टर का बहुत डर्टी हो गया. सो किडनीज आर फिल्टर्स फॉर ब्लड. किडनीज जो है दे कीप ऑन फिल्टरिंग ब्लड, एंड इन 1 hour दे फिल्टर अबाउट 4 liters ऑफ ब्लड इन द बॉडी. 1 घंटे में 4 लीटर ब्लड वो फिल्टर कर देते हैं. उसमें से जो अच्छी चीज़ें हैं, जो प्रोडक्टिव चीज़ें हैं, दे रिटर्न इट टू द ब्लड, और जो टॉक्सिक केमिकल्स है, जो वेस्ट मटेरियल है, दे फॉर्म यूरिन एंड इट इज़ थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी. किडनी की जो फंक्शनिंग है, दैट इज़ जनरली 90 to 100%, अप टू 110% भी फंक्शन करती है किडनी. बट जैसे ही ये फंक्शन कम होते जाती है, 90 to 60% in a middle aged person is considered to be normal. 60% से कम हो जाती है तो फिर स्टेज 1, स्टेज 2, और 30% से लेके 12% तक वी कॉल इट सिवियर किडनी फेलियर. इस कंडीशन में कोई भी कंडीशन हो, चाहे डायबिटीज़ की वजह से किडनी फेल हो रही है, चाहे कोई मेटाबॉलिक रीज़न है, चाहे कोई अंदरूनी जेनेटिक रीज़न है, या फिर बार बार किडनी में पथरी होने की वजह से किडनी फेल हो गई है, तो ये कंडीशंस में हमें जो है वो रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट करनी पड़ती है. रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी कैन बी डन इन 2 ways. नंबर 1 इज़ डायलिसिस एंड नंबर 2 इज़ किडनी ट्रांसप्लांट. सो ये भी सच है क्या कि अगर आपकी एक किडनी अच्छी काम नहीं करी पर दूसरी किडनी इज कम्प्लीटली हेल्दी, तो इट इज नो, देयर इज नो नीड कि वो किडनी को कुछ नहीं एग्जैक्टली. सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दे आर बॉर्न विद जस्ट अ सिंगल किडनी. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें when they were in their mother's womb, there was some anomaly or there was some injury, और एक किडनी एट्रोफी हो गई, छोटी हो गई और एक ही काम कर रही है, बट दे लिव अ नॉर्मल लाइफ. एंड एक रूटीन चेकअप के लिए उन्होंने सोनोग्राफी कर लिया और उनको अभी पता चला कि एक किडनी है, बट एवरीथिंग इज फंक्शनिंग नॉर्मली. इनफैक्ट कुछ कंडीशन में, जैसे कि किडनी में अगर ट्यूमर हो या फिर किडनी में कोई कैंसर हो, एक किडनी निकाल दी है हमने, कुछ सालों बाद हम सोनोग्राफी करते हैं तो हम देखते हैं कि कॉम्पेंसेटरी हाइपरट्रॉफी हो गई है दूसरे किडनी की. दूसरे किडनी ने कॉम्पेंसेट करने के लिए उसका साइज बढ़ गया है, मतलब वो डबल काम कर रहा है, बट स्टिल इट इज़ फंक्शनिंग एट अ नॉर्मल लेवल. और किडनी
ओकेजनली साफ करने के लिए, जैसे आपने कहा फिल्टर है, फिल्टर हम साफ कर देते हैं और वापस लगा देते हैं फिल्टर में, तो ऐसा कोई खाना या पदार्थ है कि हम वो साफ कर सकते हैं? द बेस्ट मेडिसिन फॉर योर किडनी इज वाटर. पानी अच्छे से पीजिए. यूरिन शुड लुक लाइक वाटर, इफ नॉट लाइक वाटर, स्लाइटली लाइट येलो, डार्क येलो कलर होना नहीं चाहिए. सेकेंडली, पेशाब आ गई, इमीडिएटली गो फॉर द वॉशरूम. Don't hold back urine. Thirdly, increase the amount of vitamin C in the foods. Vitamin C की मात्रा बढ़ा दीजिए नेचुरल सोर्सेस में. आर्टिफिशियल टैबलेट से बचिए. जैसे कि आंवला है, उसमें बहुत सारा विटामिन सी है. लेमन, ऑरेंजेस, दे कंटेन सिट्रस फूड्स, दे कंटेन लॉट्स ऑफ विटामिन सी. थर्डली, फोर्थली, वर्कआउट. वॉकिंग कीजिए. वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज. कोई भी वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं या फिर वॉकिंग करते हैं, इट ऑटोमेटिकली इंक्रीजेज द ब्लड सप्लाई ऑफ ऑल द ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द किडनी. सो लेकिन ये भी देखा जाता है कि हम लोग अगर बीमार हैं, डॉक्टर्स हमें कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं. दवाइयाँ लेने के बाद अगले दिन हमें बहुत ही डार्क येलो कलर का टोन का टॉयलेट आता है. Yes, because वो किस वजह से होता है? Yes, because medicines they may change the color of urine. जैसे कि हम मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोली भी लेते हैं, देन यूरिन का जो कलर है दैट मे बी लाइट येलो टू डार्क येलो इन कलर. सेकेंडली, वाइल टेकिंग द मेडिसिन जनरली हम जब बीमार रहते हैं वाटर इनटेक कम रहता है, दैट मे ऑल्सो कॉज डिहाइड्रेशन. कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जिससे यूरिन का कलर ऑरेंज हो सकता है. तो एंटीबायोटिक्स भी वैसे शरीर के लिए अच्छे नहीं होते, आपका मतलब है? एंटीबायोटिक्स आर रिक्वायर्ड. एंटीबायोटिक्स चाहिए, बट जैसे ही एंटीबायोटिक्स कोई डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे, द ड्यूटी ऑफ दैट डॉक्टर इज आपको साइड इफेक्ट्स बताए और उस साइड इफेक्ट्स को कैसे काउंटर करना है वो भी बताए कि वाटर इनटेक ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा करनी चाहिए दवाइयों के, अगर आप प्रिस्क्रिप्शन के अंडर चल रहे हैं तो. यस. तो डॉक्टर साहब, ये हुआ यूरिनरी प्रॉब्लम्स के बारे में. अभी सेक्सुअल जो बीमारियां होती हैं, जैसे एड्स होता है जी. एड्स एक तो प्रोस्टिट्यूशन की वजह से होता है, प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते हैं, सेफ सेक्स नहीं करते उसकी वजह से होता है. ये और किस वजह से हो सकता है और इसे कैसे बचा जा सकता है? यस, तो मल्टीपल बीमारियां हैं जो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से हो सकती हैं. जब हम अनप्रोटेक्टेड बोल रहे हैं तो कोई भी बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट में आके प्राइवेट पार्ट से, इट कैन कॉज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. वो इंटरकोर्स ही नहीं, बट इट कैन बी स्किन टू स्किन टच, इट कैन बी ओरल सेक्स, इट कैन बी एनल सेक्स, and it can be multiple different forms of contact which can cause. So बहुत कॉमन सी जैसी बीमारियाँ जैसे कि कॉन्डाइलोमा एक्यूमुलेटा, जो जेनाइटल वॉर्ट्स हैं वो हो सकते हैं, हर्पीज हो सकता है, फिर उसके बाद क्लैमिडिया इन्फेक्शन हो सकते हैं जो आजकल बढ़ रहे हैं बोथ मेल्स एज वेल एज फीमेल्स में, एंड HIV कैन ऑल्सो हैपन, हेपेटाइटिस कैन ऑल्सो हैपन, खास करके हेपेटाइटिस B कैन हैपन विच इज़ ऑल्सो अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. एड्स जो है वो सिर्फ सेक्शुअल ट्रांसमिशन नहीं है, बट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी हो सकता है. इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड एंड इट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू कट्स एंड ब्रूजेस ऑल्सो. यानी कि माँ को एड्स होगा तभी बच्चे को एड्स होगा? यस, इट कैन बी देयर. तो माँ को एड्स होने पे पहले से ही बच्चा ना करें वो तो होना चाहिए ना माँ को? यस, इट कैन बी डायग्नोस्ड. इट कैन बी डायग्नोस्ड प्रेगनेंसी से पहले ही. बहुत सारे सिम्टम्स है जैसे कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएंगे, जैसे कि ओरल फंगल इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इलनेस, या फिर सडन वेट लॉस, एंड इन जनरल इलनेस. बहुत सारी बीमारियां जो नहीं होनी चाहिए वो हो रही है. इम्यूनिटी बॉडी की कम हो गई है, दैट कैन बी वन ऑफ द सिम्टम्स. बट अनफॉर्चुनेटली अगर प्रेग्नेंट हो गई फीमेल, देन देर आर मल्टीपल एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स. जो एड्स का वायरस है उसे हम रेट्रोवायरस बोलते हैं. तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो है, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स दे आर सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. If in case a female with who is pregnant suffers from HIV, then definitely जो first 3 महीने में we can give her the option of aborting the child. But if in case she wants to continue with the pregnancy, then she can be given antiretroviral therapy जो government institutes में free of charge मिलती है. लेकिन क्या इससे बच्चा completely ठीक हो जाता है? Yes, it can be normal. Then there are certain precautions. For example, antiretroviral therapy continuously लेनी है. जो डिलीवरी होगी that has to always be with a cesarean section. Normal delivery नहीं करनी है because the chance of spread to the baby is more in a normal delivery as compared to a cesarean section. Thirdly, breastfeeding नहीं करना है बेबी को. मतलब माँ से कोई भी चीज़ वापस ट्रांसफर नहीं हो सकती बच्चे को, किसी भी तरह से कांटेक्ट नहीं होना चाहिए. Yes. तो सेफ बच्चा हो सकता है विदाउट एड्स. तो अगर किसी बंदे या बंदी को एड्स हो जाता है तो कितने लाइफ स्पैन तक वो जी सकता है या कैसे जी सकता है?
a person may live a completely normal life. Completely normal life. He may be healthy with the amount आजकल जो मेडिसिन्स अवेलेबल हैं उससे जो वायरल लोड है बॉडी में काफ़ी कम हो जाता है. एड्स का वायरस अगर एक बार बॉडी में घुसे, जिसे हम HIV बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, लाइफ लॉन्ग वो वायरस बॉडी में रहेगा. बट वी कैन रिड्यूस द वायरल लोड टू सच एन एक्सटेंट जिससे कि दैट पर्सन विल नॉट बी इन्फेक्टिव टू अदर्स. वो पर्सन जो है दूसरों को इन्फेक्टिव नहीं रहेगा. अगर उसने सेक्स किया किसी से तो उसे वायरस नहीं होगा. ही ऑलवेज हैज टू यूज प्रोटेक्शन, बट आवर इंटेंशन एज अ डॉक्टर इज टू रिड्यूस द वायरल लोड टू सच अ लो लेवल कि वो जो है इन्फेक्ट ना करे. यानी कि आपका ये कहना है कि आज की तारीख में एड्स हो गया तो भी आदमी नॉर्मल जीवन जी सकता है. yes. और नॉर्मल मौत हो सकती है. yes, इसकी वजह से मौत होना ज़रूरी नहीं है. नो एंड एड्स में सबसे इम्पोर्टेंट है विंडो पीरियड. एक बार वायरस बॉडी के अंदर घुसा, देन उसकी जो विंडो पीरियड है, मतलब जो सिम्टम्स वो दिखाता है, दैट कैन बी 6 weeks, दैट कैन बी 6 months, दैट कैन बी अप टू 1 year. मीन्स कोई अनप्रोटेक्टेड एक्सपोजर के 6 months to 1 year के बाद भी सिम्टम्स हमें दिख सकते हैं. सिम्टम्स दिखने के बाद से हम अगर प्रिकॉशंस लेने लगे तो भी हम लाइफ जी सकते हैं. यस डेफिनेटली. लेकिन ये जो HIV वायरस है वो प्राइमरीली आता कहाँ से? What is the source of infection? So human immunodeficiency virus, if I tell you, you will be surprised कि it is not a human virus. ये एक ह्यूमन वायरस नहीं है. ये वायरस आया है सिमियन रेस से, मतलब एनिमल से या फिर मंकीज से. इनफैक्ट ये वायरस कैसे ह्यूमंस में घुसा, ये कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है. कुछ लोग मानते हैं कि अर्लियर जब भी ब्लड बैंक्स ज़्यादा डेवलप नहीं थे, दैट टाइम यू नो मंकीज का जो ब्लड है दे यूज्ड टू ट्रांसफ्यूज टू ह्यूमंस. एनिमल ब्लड यूज्ड टू बी ट्रांसफ्यूज, तो उससे आया है. कुछ लोग बिलीव करते हैं कि ये बेस्टैलिटी से आया है. बेस्टैलिटी यानी कि आदमी का एनिमल्स के साथ इंटरकोर्स करना. सो फॉर रिक्रिएशन और समथिंग दे यूज्ड टू हैव इंटरकोर्स विथ एप्स, मंकीज. यस, उससे जो है वो HIV ह्यूमंस में आया है. तो 2 थियरीज हैं, बोथ में बी ट्रू. सो HIV से अल्टीमेटली बॉडी के अंदर होता क्या है जिससे आपका वो लाइफ को इम्पैक्ट करता है? HIV वायरस जो है दैट इज़ अ RNA वायरस. वो वायरस में DNA नहीं है. सो जो RNA है HIV वायरस का वो बॉडी में आपके DNA से अटैच होता है एंड देन इट रैपिडली मल्टीप्लाइज. ओके. एंड देन इट रिड्यूसेस द इम्यूनिटी ऑफ योर बॉडी. बॉडी की इम्यूनिटी कम करते हैं बिकॉज बॉडी की जो इम्यून सेल्स है, जो पावरफुल इम्यून सेल्स है जिससे हम CD4 सेल्स बोलते हैं, CD4 सेल्स की काउंट वो जो है कम कर देता है. और CD4 सेल्स की काउंट जब 500 से कम होती है, जैसे कि 200 तक आती है, दैट टाइम यू स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस. कोई अगर TB का मरीज़ या फिर कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का मरीज़ आपके सामने छींक दे तो आपको वो इन्फेक्शन लग सकता है. बहुत जल्दी हो जाएगा. बहुत जल्दी हो जाएगा. ओरल फंगल इन्फेक्शन हो जाएगी, कान में फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा. अगर कोई नॉर्मल सर्दी है तो आपको निमोनिया भी हो सकता है. कंटिन्यूसली डायरिया हो सकता है. बेसिकली इम्यूनिटी को ही वो टारगेट करता है पूरा वो वायरस. इसके अलावा और कौन सी बीमारी है अनप्रोटेक्टेड सेक्स से होती है जो कि इतनी भयंकर है एड्स के? हेपेटाइटिस, खास करके हेपेटाइटिस बी. इससे क्या होता है? हेपेटाइटिस बी जो है इट इज़, वी कैन कॉल इट 1000 times मोर इन्फेक्टिव एज कम्पेयर टू HIV. ओके. HIV के लिए जो वायरल लोड चाहिए दैट इज़ यू नो 1,000th of that load can result in hepatitis. Hepatitis जो है वो vaginal intercourse से, anal intercourse से, इनफैक्ट इन्फेक्टेड पार्टनर के स्वेट से या फिर सलाइवा से भी ट्रांसमिट हो सकता है. पर ये होता क्या है हेपेटाइटिस बी? सो हेपेटाइटिस बी इज एक्चुअली अ वायरस विच मोस्टली अफेक्ट्स द लिवर. ये लिवर को अफेक्ट करता है और जॉन्डिस पैदा करता है, जिसे हम पीलिया भी बोलते हैं. तो हम प्रिकॉशंस देते हैं कि हम रेट्रोवायरल ड्रग्स यानी कि एक एंटीवायरल ड्रग हम चालू कर देते हैं जिससे ये वायरस का लोड कम हो जाए. एंड वी ऑल्सो स्टार्ट सम मेडिसिन टू सपोर्ट द लिवर. पर इसके सिम्टम क्या है? मतलब इनिशियली पता कैसे चलेगा कि मुझे वो प्रॉब्लम होने लगी है? इनिशियली जॉन्डिस विल बी द वन ऑफ द सिम्टम्स. जॉन्डिस हो जाएगा, सीरम में ब्लड में बिलिरुबिन लेवल्स बढ़ जाएंगे, लिवर में सूजन आ जाएगी, पर्सन विल नॉट बी एबल टू, डाइजेस्टिव हेल्थ बिगड़ती जाएगी, नोसिया वॉमिटिंग होता जाएगा. एंड देन इफ़ वी डू अ ब्लड टेस्ट वी कैन फाइंड इट आउट. तो इसमें जो प्रिकॉशंस हैं जब तक उनका वायरल लोड कम नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्सन हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है देन दैट वायरस कैन सर्वाइव इन द बॉडी लाइफ लॉन्ग. कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब 3 years 6 years के बाद वो
कम हो जाता है या फिर मिट जाता है, बट हेपेटाइटिस बी टेस्ट में भी नेगेटिव, बट स्टिल द वायरस में भी प्रेजेंट इन द बॉडी. तो हम क्या प्रिकॉशंस लेते हैं कि दैट पर्सन शुड वॉश द क्लोथ सेपरेटली, ताकि उसका स्वेट जो है दूसरे फैमिली मेम्बर्स को इन्फेक्ट ना करे. उनके यूटेंसिल्स सेपरेट रहेंगे, दे कैनॉट शेयर देयर फूड और ड्रिंक विद एनीवन एल्स, एंड दे कैनॉट डोनेट ब्लड. लेकिन बचपन में जो वैक्सीनेशन लगता है उस पर हेपेटाइटिस का भी वैक्सीनेशन होता है, तो उससे वो प्रॉब्लम आगे जाके नहीं होती, ऐसा है? सो दैट हम एंटीबॉडीज डेवलप करते हैं हेपेटाइटिस वायरस के अगेंस्ट, ताकि हम हमारे अंदर अगर ओरल रूट से या फिर किसी भी रूट से हेपेटाइटिस बी वायरस अगर एंटर कर दे, देन द एंटीबॉडीज विल डिस्ट्रॉय देम, बिकॉज द बॉडी इज ऑलरेडी एक्सपोज टू अ लो डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस. तो इसका मतलब टीके की वजह से वो कम है, हर एक में वो कम हो जाए, तो ये टीका इसलिए लेना चाहिए. यस. आपका पूरे इसका सारांश ये भी है कि ओरल सेक्स से भी एड्स और हेपेटाइटिस हो सकता है? यस, डेफिनेटली. इवन नॉर्मल हेपेटाइटिस हो सकता है, है. हेपेटाइटिस हो सकता है, बट एड्स जो है वो तभी होगा जब कोई ओपन कट्स और ब्रूजेस होंगे. फॉर एग्जांपल अगर पीनिस पे कोई कट्स हैं, कोई ब्रूजेस हैं, या फिर पार्टनर के ओरल कैविटी में कोई अल्सर है, देन ओरल सेक्स कैन स्प्रेड द HIV वायरस. मतलब ब्लड हैज टू कम फ्रॉम दैट पार्ट, तो ही वो होगा. यस. और वैसे हेपेटाइटिस के लिए ऐसा नहीं है, वो किसी भी तरह से सलाइवा से या फिर किसी भी और लिक्विड से वो ट्रांसफर हो सकता है. एग्जैक्टली. In fact, there are some cancers also which can cause because of the sexually transmitted diseases. Mostly in the female, it is CA cervix, cervical cancer. Cervical cancer जो है वो it used to be very high among women who had multiple sexual partners. Because as we discussed, जो human papilloma virus है, वो जो है that causes some changes in the lining of the cervix, which causes cervical cancer. But nowadays, every teenage girl is given सर्वाइकल anti-HPV वैक्सीन और वैक्सीन विच प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर. बट इसका सोर्स क्या है सर्वाइकल कैंसर का? जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. सो और वो मेल जो है वो ट्रांसफर करता है उसके अंदर, और मेल के यहाँ पे कैसे आता है वो? उनके अंदर होता ही है वो. या सो एज वी डिस्कस्ड, यू नो, अब पुअर जेनिटल हाइजीन, और ही माइट हैव गेन्ड इट फ्रॉम सम अदर वुमन, which is he is just harboring the virus, but he is not suffering from the symptoms. The same thing he is transmitting to the and symptoms are seen in females. और स्पेशली ज़्यादातर होता है मल्टीपल पार्टनर्स की वजह से, मैक्सिमम ये देखने मिलता है. Yes, having unprotected sex with multiple partners. सो डॉक्टर, एक और सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, जैसे मैंने कहा है टैबू होता है सोसाइटी में, तो हम सेक्सुअल इलनेस या फिर कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है हमको तो शेयर नहीं करते हम. सो आपके तो कितने सारे पेशेंट्स आते होंगे आपके पास, तो ये आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कैसे करते हैं या कंफर्टेबल होते हैं क्या? यस. सो मुझे बहुत हैरानी होती है दैट लोग अभी भी शर्माते हैं. इनफैक्ट वी आर लिविंग इन 2025 एंड पीपल डू कम, बट दे डोंट वांट टू रिवील देयर आइडेंटिटी. इनफैक्ट कुछ लड़के जो है मुंह छुपा के आते हैं, या फिर वो हेलमेट के अंदर जो मास्क पहनते हैं जिसमें सिर्फ आंखें दिखती हैं, तो वैसे आते हैं. दे डोंट वांट एनी पेपर वर्क. उनको ऑनलाइन प्रेस्क्रिप्शन, जो मोबाइल पे प्रेस्क्रिप्शन चाहिए होता है, एंड दे वांट टू हाइड दिस थिंग फ्रॉम देयर पार्टनर. सो मैं बोलता हूँ कि डेफिनेटली वी डू कीप the identity confidential, but इतना भी शर्माने की बात नहीं है. You can be open with your partner से openly आप बात कर सकते हैं. Similarly, we also do many aesthetic procedures. The gynecologists who are in my team, they do many aesthetic procedures for the girls also. Unfortunately, आजकल couples में body shaming बहुत ज़्यादा है. In fact, एक प्राइवेट पार्ट्स को लेके कमेंट्स पास करना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में भी बहुत होता है. फॉर एग्जांपल, एक लड़के को अगर किसी लड़की ने बोल दिया कि आपका तो यू नो पीनिस का साइज छोटा है, बिकॉज शी हैज सीन सम इमेज, सम प्री कंसेप्शन कि ये साइज होना चाहिए. इनफैक्ट एक लड़के की साइज की, पीनिस की जो साइज है, दैट द साइज डिफर्स ड्यूरिंग द डे टाइम. फॉर एग्जाम्पल, अर्ली मॉर्निंग, जब भी अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन होता है बिकॉज ऑफ द नॉर्मल हार्मोन्स, द थिकनेस एंड द लेंथ विल बी मोर. ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन वी आर वर्किंग, जब हम वर्क कर रहे हैं या फिर बहुत ही स्ट्रेस में, साइज श्रिंक हो जाता है. सेक्शुअल अराउजल के वक्त जब भी इंटरकोर्स कर रहे हैं, उसकी चौड़ाई और लंबाई डेफिनेटली बढ़ती है. सो थ्रू आउट द डे इट इज़ नॉट द सेम. और अगर किसी ने ऐसा ओपिनियन पास कर दिया,
देन एट अ डीपर लेवल उनको जो है एक बॉडी कॉन्शियसनेस हो जाती है, जिसे हम बॉडी डिस्मॉर्फिया भी बोलते हैं. द साइकोलॉजिकल टर्म इज बॉडी डिस्मॉर्फिया. सो वी हैव मेनी मेन बिफोर मैरिज इटसेल्फ दे वांट पीनाइल इम्प्लांट्स, क्योंकि आजकल के जो पीनाइल इम्प्लांट्स हैं, इफ इन केस यू डोंट रिवील इट टू द पार्टनर मे नॉट कम टू नो दैट अ गाय हैज हैड अ पीनाइल इम्प्लांट. मतलब लिंग को लंबा करने के लिए इम्प्लांट, लंबाई और चौड़ाई दोनों पता भी नहीं चलती है. यस जो पुराने स्टाइल के थे, पुराने टाइप्स के थे, उसमें 24/7 द पीनिस यूज्ड टू बी इरेक्ट. पुराने स्टाइल के मतलब पुराने इम्प्लांट. यस दे वर जस्ट सिलिकॉन पाइप्स. बट अभी बहुत सारे चेम्बर्स भी हैं जिसमें एक बटन होता है जिसे दबाने से जो है वो पीनिस इरेक्ट हो जाता है, एंड देन फिर से दबाने से धीरे धीरे वो सलाइन जो है चेम्बर में, पीनिस के साइड में ही, पीनिस के साइड में जो टेस्टिस में रिजर्वॉयर रहता है, एंड पीनिस के जो 2 चेम्बर्स है उसमें 2 जो एम्प्टी चेम्बर्स रहते हैं जिसमें सलाइन पंप होता है, जब भी जो है जो मेल पार्टनर जो है उसको दबाता है तभी. सो यू नो दोज इम्प्लांट्स हैव बिकम सो एडवांस्ड दैट इफ इन केस दे डोंट रिलीव, पड़ता होगा ना. So it is up to the male, you know. बताना नहीं चाहे तो नहीं पता चल सकता है. Because the scar is also concealed, there is no scar. Scar is posterior, so it is not seen. तो ये जो porn stars होते हैं वो ये penile implant 90% of them. 90% of them. Because in general, एक normal man को अगर आप बोलो कि you know to go 4 to 5 rounds back to back, that person will not be able to achieve. Whereas when we see in pornographies, whether it is edited clip, in general, एक बार ejaculation के बाद भी erection रहता ही रहता है, because that is not the normal penis, but the soft tissue जो normal penis में है, वो implant ने replace कर दिया है, that is artificial. So ऐसी सेम चीज़ फीमेल के साइड से भी कुछ होती है क्या? क्योंकि आज के डेट में बॉयज आर वांटिंग टू नो बॉडी काउंट ऑफ फीमेल. फीमेल्स के साइड से भी बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत यंग एज में आ जाती है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली गर्ल्स में ही कंपैरिजन हो जाता है. गर्ल्स को इनफैक्ट एक गर्ल की बेस्ट फ्रेंड ही गर्ल को कंपैरिजन करती है कि दैट योर ब्रेस्ट्स आर अंडर डेवलप्ड या फिर कुछ. So, you know, breast implants are growing nowadays. Breast implants, the surgery procedure, it was rare. In fact, we remember that earlier we used to do, as a part of our general surgery training, we used to do breast implants for cancer patients. In fact, जिसमें mastectomy हो चुकी है, एक breast निकल चुका है, we used to do breast implants, और females with totally underdeveloped breasts. Some females can be genetically also, the breast tissue may be small. So for them, you know, we used to do it. But nowadays, you know, when a girl crosses teenage, 18-year-old, 19-year-old girl, she is not confident enough, or in her mid-20s, you know, they get a breast implant. That is basically silicone or something else also? There are many different varieties available. So nowadays, most of the females, they are going for the implants which are called high profile silicone implants. The look and the feel जो है वो normal breast tissue की तरह है. There are also many saline filled implants जिसके अंदर saline होता है. लेकिन फिर लैक्टेशन कर सकते हैं, अपने बच्चों को दूध दे सकते हैं? Yes, लैक्टेशन हो सकता है. Yes, सब कुछ नॉर्मल हो सकता है. बट मोस्टली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बिफोर प्रेगनेंसी द फीमेल्स दे प्रेफर टू रिमूव इट. फीमेल चाहते हैं कि वो निकाल दें. और वेजिना को भी कोई इम्प्लांट आता है या लाइटनिंग क्रीम आता है या कुछ और हाइमेन की? मेनी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स आर देयर व्हिच कैन बी डन, व्हिच द डर्मेटोलॉजिस्ट और द कॉस्मेटोलॉजिस्ट डज. बट और एक टैबू जो आ गया है कि यू नो अनफॉर्चुनेटली जो है लोग मानते भी हैं, आई डोंट नो व्हाई दे थिंक, बट सम गर्ल्स दे बिलीव और द फैमिलीज दे बिलीव दैट फर्स्ट नाइट पे ब्लीडिंग होनी चाहिए. सो बिफोर मैरिज इफ इन केस एनी एक्स्ट्रा मैरिटल और प्री मैरिटल अफेयर इज देयर, or they are into a live-in relationship, because nowadays we are living in a very modern world. Everyone is educated. लोग जो है marriages delay करना चाहते हैं, and if in case they are getting married and previously they have had a partner, some girls they go for a procedure which is called as hymenoplasty. अभी hymenoplasty एक procedure है जिसमें जो है local tissue vagina का जो है वो मॉडिफाई कर दिया जाता है या फिर स्टिच कर दिया जाता है ताकि एक आर्टिफिशियल हाइमेन बन जाए. एंड आफ्टर द फर्स्ट नाइट, यू नो, द after penetration, the similar effect will be there of little bit bleeding, little bit resistance. Yes. And that is a very simple procedure. ये 15 मिनट का प्रोसीजर होता है, सेम डे पेशेंट डिस्चार्ज भी हो जाता है. यानी कि वापस वर्जिन बनने के लिए ऑपरेशन होता है. Yes. अच्छा, अभी एक आखिरी क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि पीनस और विजिना क्रीम्स आते हैं, तो ये किसी काम के हैं क्या? Yeah. So we
are lucky that we have nowadays, for example, पहले Viagra की गोली लेते थे, but अभी now there is a ointment which can help in erection. Okay. तो वो लोकल वाइग्रा है, तो बॉडी में बगैर कोई साइड इफेक्ट्स के, इफ इन केस अ मैन हु इज़ नॉट एबल टू अचीव एन इरेक्शन, अगर इरेक्शन नहीं हो रहा है, देन वो क्रीम जो है वो लगा सकते हैं पीनिस के ऊपर, रब कर सकते हैं, जिससे 15 से 20 मिनट के अंदर इरेक्शन आ जाता है. 15 से 20 मिनट के अंदर? यस. जो वाइग्रा की नॉर्मल गोली लेते हैं जिसे हम सिल्डेनाफिल बोलते हैं, उसमें अराउंड 20 मिनट से आधे घंटे में इरेक्शन आ जाएगा. जो दूसरी कितनी देर रहता है? It can remain for up to the as same as natural yes for 4 to 6 hours it can be there depending upon the dose. For 4 से 6 घंटे तक रह सकते हैं. And Viagra is safe to intake? जो Viagra जो word है, that is actually a trade name which is made by the Pfizer company. Okay. जो normal molecule है जिसे हम Viagra बोलते हैं, that is sildenafil citrate. सिल्डेनाफिल साइट्रेट डिफरेंट डोजेस में अवेलेबल है. मेडिकल में सिल्डेनाफिल साइट्रेट दे दो बोलेंगे तो दे देते हैं? अनफॉर्चुनेटली यस, दे शुड नॉट गिव, बट इट इज ओवर द काउंटर प्रेस्क्रिप्शन, सो मोस्ट ऑफ द फार्मासिस्ट्स दे गिव इट एंड डिफरेंट स्ट्रेंथ्स में अवेलेबल है, जैसे कि 50, 100, 200 मिलीग्राम टैबलेट्स. जनरली वी स्टार्ट विथ 50 मिलीग्राम्स आफ्टर टेस्टिंग, प्रॉपरली टेस्टिंग द इंडिविजुअल. बट बहुत सारे लोग हैं जो 100, 200 भी ले रहे हैं. उससे कोई साइड इफेक्ट है? सिल्डेनाफिल के साइड इफेक्ट्स है, नंबर 1 जो सबसे पहले दिखता है, दैट इज लॉस ऑफ कलर विजन, जिसे हम ब्लू विजन भी बोलते हैं. जो कलर परसेप्शंस में डिफिकल्टीज. इट कैन ऑल्सो डैमेज द रेटिना, जिसमें विजुअल चेंजेस हो सकते हैं. एंड इट कैन ऑल्सो बी लिटिल बिट डिट्रीमेंटल टू द हार्ट में भी प्रॉब्लम्स ये प्रोड्यूस कर सकता है, खास करके इंडिविजुअल्स जिनको कोरोनरी आर्टरीज में, हार्ट के आर्टरीज में ब्लॉकेज हैं. सो दे कैन हैव अ अटैक ऑफ MI या फिर कार्डियक अरेस्ट after taking a more than prescribed dose of sildenafil. सेकेंड जो टैबलेट है जो मदद करती है वो है टाडालाफिल, जिसे हम सियालिस के नाम से जानते हैं. सो दिस इज सेफ, दिस इज द सेफेस्ट. इसका असर जो है वो 15 से 20 मिनट में होता है, बट इसका असर जो है वो 12 घंटे तक रह सकता है. बट इसके जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, दैट इज हेडेक एंड बॉडी एक. तो 12 घंटे इरेक्शन रहेगा? 12 घंटे तक वो स्टिमुलेट करके इरेक्शन अचीव कर सकता है. सो डॉक्टर, आपके पूरे बातों से ये समझ में आता है कि राइट फ्रॉम माइंड टू योर यूरिनरी सिस्टम सारा कुछ कनेक्टेड है, क्योंकि राइट फ्रॉम सेक्सुअल ड्राइव भी माइंड से है, exactly. लेकिन सब कुछ है. Exactly. तो ये सारे हेल्थ के बारे में ओवरऑल आप क्या लोगों को, हमारे दर्शकों को टिप्स देना चाहेंगे कि कैसे वो अपने सारे बॉडी को ढंग से संभाल के रखें? सो अगर हम हेल्थ की बात करें, सो हेल्थ जो है वो हमारे टेक्स्ट बुक्स या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो WHO है, दैट डिफाइंस आइडियल हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग. Okay, which nowadays it is very difficult to achieve. So I would definitely say health starts with mind, having clear thoughts, having positive attitude, trying to avoid करना चाहिए नेगेटिव चीज़ें जैसे कि pornography या फिर ज़्यादा like too much violence. Correct. Which is propagated, which may be propagated because of repeated watching of movies and video games. Then having a positive attitude towards everything. And बच्चों को सिखाना कि मतलब winning is not everything in life. Correct. They should be open-minded. They should be taught how to accept success as well as how to accept failure. Yes. Coming to the physical health, adequate nutrition, good physical activity, अच्छी physical activity, कोई sports में engage कर दीजिए ताकि physical activity होती रहे. Good amount of sleep, 7 to 8 hours of sleep is very important. Nowadays we are seeing poor hormone levels in both males and females. And more infertility, couples में infertility because of inadequate sleep and abnormal work patterns. Because abnormal sleep के वजह से बॉडी में cortisol जो स्ट्रेस हार्मोन है वो बढ़ता है. So उसको कम करने के लिए adequate amount of sleep, good rest, and again a healthy diet and adequate amount of physical activity. So it is actually very easy to remain healthy, but we have to stick to the basics. So Dr. Satyajit, thank you so much for कमिंग टुडे एंड इतना सारी चीज़ें जो आपने बताई है
कुछ चीज़ें हैं जो इंडियन फैमिली में टैबू होती हैं और बात नहीं की जाती है। तो शायद ये पॉडकास्ट के माध्यम से हम वो जो एजुकेशन है बेसिक लेवल का वो ट्रांसफ़र कर पाए हमारे ऑडियंस को। एंड मे बी जो हमारे ऑडियंस में बच्चे भी देख रहे हैं या बड़े भी देख रहे हैं वो इंडिविजुअली कुछ चीज़ें समझ पाएँ एंड अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएँ। सो ऑल ऑफ योर sayings were truly a blessing for us for today. So thank you so much for coming today. Thank you.